हेलो जेनजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो हैव बीन वेरी वेरी गुड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां मैं आज आपके रिक्वेस्ट पे लेके आया हूं सीए इंटरमीडिएट मे 25 एग्जामिनेशंस का मॉक टेस्ट पेपर 2 फॉर योर सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक कंप्लीट डिस्कशन, जहां मैं सारे सॉल्यूशंस आपके संग शेयर करूंगा। खुद मैंने जो एफएम के सॉल्यूशंस जो हर बार की तरह हैंड रिटन सॉल्यूशंस में लेके आया हूं, वो आपके संग शेयर कर दूंगा इन माय टेलीग्राम चैनल। तो आप फटाफट से टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स इवन पिन कमेंट में दे दूंगा। अब वहां से ज्वाइन कर लेना एंड पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। कौन सा पीडीएफ से हम अपने नेक्स्ट स्क्रीन में देखेंगे, 1 मिनट में मैं आपको दिखा दूंगा हमारा पीडीएफ आंसर की। बेसिकली डन है क्या बात? यस सर। वीडियो को फटाफट से शुरू करें। नेक्स्ट मंथ आपके एग्जाम्स है, तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन द वीडियो। लेट अस डिस्कस द मॉक टेस्ट पेपर 2। डन है बात, आ जाओ। मॉक टेस्ट पेपर 2, मॉक टेस्ट पेपर 2 फॉर अप्रैल 25 क्यों लिखा? बिकॉज अप्रैल मंथ में आया था इसीलिए, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ग्रेजुअली वी विल मूव ऑन टू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज वेल। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कम्प्लीटली थ्योरी, सो आपको वहाँ बेसिक डिफिकल्टी आएगी नहीं मोस्टली, बिकॉज वो थ्योरी है। तो मैं फटाफट से आपको ओरली डिस्कस करा दूंगा। सारे क्वेश्चंस आपकी किताब से ही थे, मैंने चेक कर लिए हैं, तो आपको कोई फिक्र उसमें होगी नहीं। कोई डाउट होगा तो आप पूछना, हम आपको हेल्प कर देंगे अलग से, ठीक है ना। हमारे नीचे हमारी डिटेल्स चालू है, आप फटाफट से इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको फर्स्ट क्लास यहाँ पे हम हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल, हमेशा रेडी हैं, ठीक है ना। कम ऑन गाइज। केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यूज, केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यूज हमारा एफएम में हम उससे स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दे, दिस इज द क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट पेपर सीरीज टू अप्रैल 25, 7 अप्रैल को आया था ये। गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम में हमारा एफएम 50 मार्क्स, एसएमएस 50 मार्क्स, ये अपने को मालूम है ना। एफएम का 50 नंबर में 15 नंबर का आएगा व्हाट, हमारा एमसीक्यूज। एमसीक्यू 15 नंबर में आएगा 10 नंबर का केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, जो कि 2-2 नंबर के 5-5 प्यारे प्यारे मीठे मीठे एमसीक्यू आने वाले हैं। सो क्या अप्रोच रहेगा, कैसे अपने को पढ़ाई करनी है, कैसे अपने को एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है स्पेसिफिकली फॉर योर एग्जाम डे, मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुनते चलना बस। अब मान लो आपने क्वेश्चन देखा, ये केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू आया ना, यू हैव सडनली यू आर सीइंग दैट पेज नंबर 1 से ये स्टार्ट होता है ना। ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू जो आया ना, ये जो केस स्टडी दिया ना, ये गजब का केस स्टडी दिया भाई। इतना बड़ा केस स्टडी बनाने का कोई दरकार ही नहीं है, बट स्टिल पेज 2 ख़त्म हो गया, बट केस स्टडी ख़त्म नहीं हो रहा है ना। हम लोग पेज 3 में एंटर कर गए एंड दिस केस स्टडी स्टिल कंटिन्यूइंग। क्या आप बोल रहे हो सर? मैं मजाक नहीं कर रहा, देख लो इतनी बड़ी केस स्टडी है ये। अगर ये कोई बच्चा पढ़ने बैठ गया और ये बच्चा कोई पेपर आते देख लिया, तो आधा तो घबरा जाएगा उसी समय, आधा तो वो मतलब रीडिंग टाइम में ही अपने को आपको सोचेगा कि ये मैं क्या पढ़ के आया और क्या आ गया, ऐसा लगेगा। सो घबराना नहीं है, पहले तो केस स्टडी से घबराना नहीं है। तरीक़ों से अपने जो अपना प्रिपरेशन हमने किया है, हमने जो सोच के गए हैं कि कैसे हम टैकल करेंगे सिचुएशंस को, उसको यूज़ करना है, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करना है, अपने आप को भरोसा रखना है। मैं बताता हूँ कैसे। मेरी बात सुनते रहना प्लीज़, मेरी बात 2 मिनट सुनते रहना। यहाँ जाके ना आपका केस स्टडी ख़त्म होगा, यहाँ जाके आके आपका केस स्टडी ख़त्म होता है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन मांग रहा है। क्या बोला मैंने बोला कि हम सबसे पहले ये करते हैं केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज में स्पेसिफिकली और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एसएम पोर्शन में, तो ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित करता है। वाई? बिकॉज हमें दरकार नहीं पड़ता बहुत बार पूरा बैठ के केस स्टडी पढ़ने का। सिर्फ क्वेश्चन स्पेसिफिकली जहाँ से पूछ रहा है, जो मांग रहा है, जो दे रहे हैं, हम उतना सा ही पढ़ के काम चला लेते हैं। उस वाले पोर्शन को, उस पैराग्राफ को रेफर करते हैं और हमारा काम हो जाता है। ऐसे में तो अच्छे से हो जाता है बिगर, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एज वी ऑल नो, तो वहाँ पे क्या इंटरलिंक्ड रहते हैं नंबर्स, तो आप कर नहीं पाते। बट आई एम सेइंग यू दैट इस केस स्टडी में, इस क्वेश्चन में ये चीज़ पॉसिबल है। क्या बोला मैंने बोला कि इस केस स्टडी को पूरा पढ़ने का दरकार नहीं है। आप क्वेश्चन आपने देखा, वो पर्टिकुलर पैराग्राफ्स आपने उठाए, आपका काम बनता चला जाएगा। केस स्टडी को ब्रेक कर ले रहे हो आप, 2 से 3 केस स्टडी में खुद अपना एक बड़ा केस स्टडी को ब्रेक कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। कैसे करना, मेरी बात सुनो अब फटाफट से। मैं आया, सपोज मैं फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन पढ़ रहा होता, तो मैं देखता और मैं देखा कि केस स्टडी के हिसाब से आपको आंसर करना है फॉलोइंग एमसीक्यूज। ओके, इंक्रीमेंटल बेनिफिट ऑफ अडेप्टिंग पॉलिसी ए टू द कंपनी इज। इंक्रीमेंटल पॉलिसी क्या है, इंक्रीमेंटल बेनिफिट क्या है, ये मांग रहा है। मुझे ध्यान आ गया कि कौन सा चैप्टर पूछा है, वर्किंग कैपिटल में, डेटर्स मैनेजमेंट में, टोटल क्रेडिट पॉलिसी, इंक्रीमेंटल बेनिफिट पॉलिसी का बात हो रहा है। तो मैं वहाँ पे पहुँच गया, टोटल अप्रोच वाला और इंक्रीमेंटल अप्रोच वाला लॉजिक पे, वहाँ तक तो मैं पहुँच गया। अब क्या फ़ायदा होगा इससे, मेरा दिमाग
मेरा माइंड वर्क करेगा सिर्फ उस चैप्टर में, उस कंसेप्ट पे, जब मैं केस स्टडी आप पढ़ूंगा, ठीक है। पॉलिसी ए की कुछ बात हो रहा है, पॉलिसी ए मैंने देखा यहाँ लिखा हुआ था, फटाफट से क्वेश्चन और देख लें। इंक्रीमेंटल बेनिफिट ऑफ अडॉप्टिंग क्रेडिट पॉलिसी बी टू द कंपनी, मतलब कंपनी के पास खुद की कोई क्रेडिट पॉलिसी होगी एंड देन वो पॉलिसी ए एंड पॉलिसी बी अडॉप्ट करने का बात कर रहा है। पॉलिसी बी का बात कहाँ लिखा हुआ है, देखो पॉलिसी बी यहाँ दिया हुआ है। डन है, यहाँ तक क्लियर है। सिंपल बात किया हमने, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को हो रही है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिख रहा है सबको? हाँ सर दिख रहा है। बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ सर बोर्ड दिख रहा है। नाउ मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें निकालना है कि इंक्रीमेंटल बेनिफिट क्या हो रहा है पॉलिसी ए अडॉप्ट करने से। मतलब मुझे निकालना होगा कि पॉलिसी ए में क्या फ़ायदा होता है और प्रेजेंट पॉलिसी में क्या फ़ायदा होता है, हमें इंक्रीमेंटल निकाल सकता हूँ। यस, तो पॉलिसी ए अगर यहाँ दिया है तो प्रेजेंट पॉलिसी इस पैराग्राफ में देना चाहिए। सो आई विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दिस पैराग्राफ जहाँ पे प्रेजेंट पॉलिसी की बात दी हुई है, ठीक है। मैंने पहले 3 पॉइंट्स की स्टडी के नहीं पढ़े, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी। आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। द करंट डीलरशिप सेल्स ऑफ द कंपनी, कोई डीलरशिप का है उसका कंपनी के पास, ऊपर दिया होगा, अपने को मतलब नहीं। सेल्स क्या, नंबर्स क्या, नंबर से मतलब है, ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। सेल्स है 3,65,00,000 का सेल्स है, 3,65,00,000 का कंपनी का क्या है सर? सेल्स है। और उसकी प्रेजेंट की पॉलिसी क्या है? 60 डेज़ का क्रेडिट देना, 60 डेज का क्रेडिट देने का उसका प्रेजेंट पॉलिसी है, और 3,65,00,000 का उसका सेल होता है। क्या ये कैश सेल है, क्या ये क्रेडिट सेल है, अपने को नहीं मालूम। आई एम अज्यूमिंग कि ये पूरा का पूरा क्रेडिट सेल है, अगर कुछ नहीं देता तो। हमेशा कुछ नहीं दिया तो वो क्रेडिट सेल माना जाएगा, ठीक है। नाउ बट मोस्ट ऑफ इट्स डीलर्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ इट्स डीलर्स क्या करते हैं इन द रिसेंट पीरियड हैव स्ट्रेच्ड पेमेंट्स। स्ट्रेच्ड पेमेंट्स मतलब पेमेंट्स डिले करना, स्टिपुलेटेड टाइम में पेमेंट नहीं करना। एंड द एवरेज कलेक्शन पीरियड ACP जो हमने कंसेप्ट सीख के रखा है वॉज अबाउट 120 डेज। वो खींच के 60 से डबल हो जा रहा है, और 120 डेज का क्या हो जा रहा है, हमारा कलेक्शन पीरियड हो जा रहा है। 120 डेज का हमारा क्या हो जा रहा है सर? कलेक्शन पीरियड हो जा रहा है। 90%, यहाँ पे ना 90 को जानबूझ के वर्ड्स में लिख दिया, 90 को फिगर में नहीं लिखा ताकि बच्चा स्किप कर जाए, मिस कर जाए। 90% ऑफ द फर्म सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब ये टोटल था कैश प्लस क्रेडिट, तो इसका 90% आप करोगे तो आएगा आपको क्रेडिट सेल्स, ठीक है। आउट ऑफ दिस 15% इज सोल्ड टू द कस्टमर्स हुज फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट वेरी साउंड। क्या मतलब हुआ कि यू नो द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस? कम ऑन गाइस, यस और नो? यस, टेल मी यस। क्रेडिट वर्दीनेस का कंसेप्ट होता मालूम है कि हम देखते हैं कि हमारे जो बोरोवर्स है या हम जिसको क्रेडिट में माल बेच रहे हैं, जैसे भी हो, जो क्रेडिट में माल ले रहा है उसका क्रेडिट वर्दीनेस होता है। वो क्रेडिट वर्दीनेस अगर अच्छा नहीं होगा किसी पर्सन का, किसी कंपनी का, या किसी कस्टमर का, किसी बोरोवर का, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दैट पर्सन, दैट कंपनी, द बोरोवर इज फाइनेंशियली अनसाउंड। कि ज़रूरी नहीं है, पक्का नहीं है भैया उससे मुझे मेरी पेमेंट वापस मिलेगी, समय पे वापस मिलेगी, ठीक है। एंड द एंटायर, पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा? बैड डेट होगा। लॉसेज वॉज अबाउट कितना? 2% ऑफ द सेल्स टू दीज कस्टमर्स। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड माई फ्रेंड्स। मतलब जो 3,65,00,000 का 90% करोगे तो क्रेडिट सेल्स आता है, जितना भी आता है वो अमाउंट, उसका 15% दिया गया था फाइनेंशियली अनसाउंड को, और उस अमाउंट का 2% इज माई बैड डेट। कैसे बैड डेट कैलकुलेट होगा समझ में आ गया? 3,65,00,000 का 90% का 15% का 2%। डन है? हाँ। Cost of sales is 80% and the current collection expense amounts to rupees 5 lakhs per year. Cost of sales मेरा कितना है? 80% है। आज का मेरा कॉस्ट कितना है? 80%। कॉस्ट ऑफ सेल्स 80% किसके लिए काम आएगा? 3,65,00,000 का 80% करेंगे कि 3,65,00,000 का 90% का 80% करेंगे? कम ऑन गाइस, आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू। मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना अपने को। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 3,65,00,000 के 80% करेंगे ना सर? ऐसा क्या? नो, ऑलवेज अपने को मतलब ही क्या है कैश सेल से? अपने कैश में कच्चा में काम नहीं करते, ऑल पक्का, ऑल क्रेडिट सेल्स। अपने सारा क्रेडिट सेल्स में काम करते हैं, नीसेंट कैश में काम नहीं करते, सारा क्रेडिट सेल्स में काम करते हैं, ऐसे समझ लो बस। अब क्रेडिट सेल्स का 90% जो आया, 90% करके जो क्रेडिट सेल्स आया, उसका 80% हमारा क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ठीक है ना। एंड द करेंट कलेक्शन एक्सपेंस दिया हुआ है 5 लाख का। आज के दिन में कलेक्शन एक्सपेंस लगता है, जो कोई अपने को मालूम है। आफ्टर कंसल्टिंग द मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग स्टाफ एंड एनालाइजिंग द स्टेटस ऑफ द कंपटीशन, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू चेंज इट्स क्रेडिट पॉलिसी। ये जो करंट पॉलिसी है ना, अब उसको चेंज करना चाह रहा है फॉर द डीलरशिप कस्टमर्स। ओके, पॉलिसी ए की बात कर रहा है अपने, यहाँ से पॉलिसी ए पढ़ते हैं पहले। टू ऑफर कैश डिस्काउंट टू मोटिवेट कस्टमर्स टू पे अर्ली।
कैश डिस्काउंट कंपनियां देती हैं, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कंपनियां देती हैं, ताकि क्या हो, मेरे जो कस्टमर्स है, मेरे जो बायर्स है, वो क्या करें, जल्दी या प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दें। क्या इसका टर्म्स था? 2/50 नेट 60। ये क्या है, एक स्टाइल है लिखने का, ये कोट करने का स्टाइल होता है। ये स्टाइल क्या बोलता है सर कि 15 दिन में अगर पेमेंट तूने किया तो 2% का डिस्काउंट दूंगा, नहीं तो तुझे 60 डेज में तो मुझे पे करना ही है। क्या बोला मैंने? तू मुझे 15 दिन में पे कर तो मैं तुझे 2% का डिस्काउंट दूंगा, नहीं तो तू चुपचाप मुझे 60 दिन में पेमेंट कर दियो। ठीक है, 60 डेज कहाँ से आए? यहाँ पे 60 डेज का क्रेडिट पॉलिसी था ना, वही। अ क्विक स्टडी ऑफ सैम्पल कस्टमर हुआ था, जो बताता था क्या कि ओनली 2/3, अगेन ये नंबर्स में नहीं दिया, जानबूझ के वर्ड्स में दिया है, ध्यान रखना। 2/3 ऑफ देम माइट लाइक टू अवेल कैश डिस्काउंट्स। 2/3 ऑफ देम विल लाइक टू अवेल व्हाट? कैश डिस्काउंट्स। मतलब जो क्रेडिट सेल्स में जितने हमने कस्टमर्स थे, क्रेडिटर्स हमारे कस्टमर्स थे, उसमें से 2/3 ही सिर्फ कैश डिस्काउंट अवेल करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। This change in policy would not change the expected sales, but the average collection period is likely to be reduced to 80 days. क्या हो गया था? 120 हो गया था खींच के, वहाँ से कितना हो जाएगा? 80 days only for the remaining customers. There will be no changes in bad debts, but the collection cost will be reduced by 30%. मतलब 5 लाख का 30% रिड्यूस हो गया, तो मतलब 3.5 लाख लगेगा to the existing collection expense. हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था 15% और 360 डेज अपने को बोला है अज्यूम करने। कौन करेगा सम को सॉल्व? कौन करेगा सम सॉल्व? बताओ मुझे फटाफट से। मैं करूँगा कि आप करेंगे? आप करेंगे। आपका काम क्या है? खुद से पहले कोशिश करना, क्वेश्चन ना समझ में आए, कोई क्वेश्चन नहीं बने, आपको लगे कि आपको हेल्प की दरकार है, देन यू हैव टू कम एंड वॉच दिस वीडियो गाइज। उस अकॉर्डिंगली पढ़ाई करिएगा प्लीज़। ब्लाइंडली वीडियो देखने से क्या हो जाएगा? मैं बोलूँगा वीडियो देखो, वीडियो देखो, वीडियो देखो, मैं भी ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप अच्छा करो, राइट? मेरे वीडियोस देख के तब फ़ायदा होगा, मुझे तब फ़ायदा होगा जब आप अच्छा करोगे। तो पहले आप कोशिश करो, जहाँ दिक्कत हो वहाँ वीडियो आके देखना प्लीज़। एंटायर वीडियो स्टार्टिंग से देखने बैठ जाओगे तो आपको एमटीपी का पर्पस ही क्या हुआ, मॉक टेस्ट पेपर का पर्पस क्या हुआ, इंस्टीट्यूट ने जो मॉक टेस्ट पेपर लॉन्च किया उसका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा ना। सो इट्स एडवाइजेबल दैट यू फर्स्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ, एंड इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी देन यू कैन कम एंड वॉच आवर वीडियोज़। ठीक है ना? चलो, इंक्रीमेंटल बेनिफिट निकालना है, फटाफट से आ जाओ। मैंने ना टोटल अप्रोच से सॉल्व किया, वाई? बिकॉज आई फील वो आपको समझने में ईजी रहेगा। आज पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट पॉलिसी, पॉलिसी ए, सुंदर से मैंने आपके लिए बना दिया पूरा। मैं चाहता था आपको ICI मैट से करा देता, बट मैंने वो कराया नहीं। मैं चाहता हूँ आप समझो, सीखो, इसलिए हम आपको डिटेल में एक एक सॉल्यूशन मैंने लिख के खुद अपने हाथों से लाया है, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। यू नो, यू गेट अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट व्हेन यू सी अ हैंड रिटन सोल्यूशन रादर देन अ प्रिंटेड बुक का सोल्यूशन। ऑब्वियसली कभी सोचा इस बारे में? यस। सो सेल्स क्या है हमारा? 3,65,00,000 का 90% बोथ। हमारा पॉलिसी ए में कोई सेल्स में चेंज नहीं हो रहा था, मैंने आपको बताया था, याद है कि नहीं? हाँ। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना? 80%, दोनों का 80% हुआ, तो EBIT या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? 65,70,000। दिस इज सेम अंडर बोथ। नाउ वी विल रिड्यूस व्हाट? इसको आप करोगे लेस। कैश के डिस्काउंट हमारा ऐड कहाँ से होगा भैया? ये तो लेस होगा ना। सो नाउ वी विल रिड्यूस व्हाट? कलेक्शन एक्सपेंस 5 लाख से 3.5 लाख का कलेक्शन एक्सपेंस को अपने लेस करेंगे, जो अपने डिस्कस किया था, इजी है। नो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ चैलेंज इन दिस क्वेश्चन। मुझे मालूम है अगर बच्चों को डिफिकल्टी हुई होगी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेशन में ही हुई होगी, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसे कोई दिक्कत नहीं था। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसा पॉइंट था जहाँ तकलीफ हो सकती थी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लास्ट में पकड़ो ना भाई, जितना मालूम उतना तो प्लॉट करो। कैश डिस्काउंट कैसे आएगा? कैश डिस्काउंट के लिए क्या बोलता है क्वेश्चन कि 3,65,00,000 का टोटल सेल्स है, उसका 90% आया क्रेडिट सेल्स। Now 2/3 customers were availing cash discount. Do you remember guys? Yes. तो into 2/3. Now कितना था डिस्काउंट? 2%, तो टोटल आ गया 4,38,000। इधर ही मैंने लगा दिया कैलकुलेशन, आपको फटाफट से रेफर हो जाएगा। बैड डेट क्या है? बैड डेट इज़ वेरी इजी, मैंने आपको बता दिया वहीं पर ही कैलकुलेशन। 3,65,00,000 का 90% का 15% का 2%। बैड डेट्स दोनों में सेम है, ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख के दिया था। क्वेश्चन स्पेसिफिकली लिख के दे रहा था कि भैया बैड डेट मेरा सेम है। अब आ जाओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेशन। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन फाइंड डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन। ठीक है ना? आओ, हाउ टू कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ गाइज वी आर फॉलोइंग टोटल अप्रोच। टोटल अप्रोच में हम बोल रहे हैं कि मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालूंगा प्रेजेंट पॉलिसी की टोटल में, एंड प्रेजेंट पॉलिसी ए की अगेन टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड देन आई विल कैलकुलेट द नेट बेनिफिट, एंड देन आई विल कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल बेनिफिट अंडर पॉलिसी ए। क्या वो बेनिफिट है भी या वो लॉस है?
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात? यहाँ तक समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है यहाँ तक। नाउ सबसे पहले प्रेजेंट पॉलिसी ए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे आएगा देख लो मेरे संग संग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे आएगा? 262840। क्या है सर ये 262840? ओ माय गॉड, 26 करोड़ 28 लाख है ना सर ये? 2 करोड़ 62 लाख 80,000, सॉरी माय फ्रेंड्स, 2 करोड़ 62 लाख 80,000 जो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स है। ऑलवेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट। 2 करोड़ 62 लाख 80,000 इज योर कॉस्ट। अब इस कॉस्ट में क्या होगा हमारा? कैलकुलेट होगा अपॉर्चुनिटी। अगर क्वेश्चन में कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने बोला जाए, कॉस्ट का डिटेल ना हो, फैक्टरिंग वगैरह किसी के सम्स में ये सब चीज़ आती हैं, तो यू कैन यूज़ सेल्स, अदरवाइज ऑलवेज यूज़ कॉस्ट। ठीक है, हम निकाल रहे प्रेजेंट पॉलिसी का मतलब इस डब्बा में ध्यान देना भाई सिर्फ। ठीक है, इसका कितना टाइम आज लगता था? 120 डेज लगता था आज। देखो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, हाईलाइट कर दे ये रहा, ये 120 डेज लगता था आज एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो मेरा पैसा ब्लॉक कितना था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोलता है कि मेरा बेनिफिट्स फोरगॉन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने का मौका फोरगॉन हो रहा है, मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है। कितना मेरा कॉस्ट था वो पैसा ब्लॉक हो रहा है, राइट? लॉजिकल बात है ना, जो मेरा खर्चा लगा वही तो मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है। सेल्स में तो प्रॉफिट एलिमेंट घुसा हुआ रहता है, तो उसको ब्लॉक तो नहीं बोल सकते। तो ये मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है, इतने दिन के लिए ब्लॉक हो रहा है। मैं कितना कमा पाता हूँ उस पर? 15%। तो मेरा कितना आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? 13,14,000। ये मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वाज गिवन इन द क्वेश्चन। सिंपल है यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट मेन ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज पर पॉलिसी ए। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? बोल रहा है 1/3 कस्टमर्स 2/3 कस्टमर्स करके बांट दिया था स्टार्टिंग में। 1/3 कस्टमर्स और 2/3 कस्टमर्स में क्या अंतर है? 2/3 कस्टमर्स हमारे कैश डिस्काउंट ले रहे थे, कैश डिस्काउंट लेने की वजह से वो 15 दिन में पे कर रहे थे, और जो मेरे कैश डिस्काउंट नहीं ले रहे थे वो मुझे पे कर रहे थे सर 1/3 कितना में कर रहे थे सर वो मुझे पे? क्वेश्चन में देखे फटाफट से, 80 डेज में वो मुझे पे करेंगे, 80 डेज में। सो 1/3 कस्टमर्स मुझे 80 डेज में पे करेंगे, ये मेरे को पे करें 15 डेज में। तो मेरा अकॉर्डिंगली क्या होगा? चेंज हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चेंज हो जाएगा मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मेरे को 2 बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया लॉजिक? टोटल कॉस्ट क्या है? 2 करोड़ 62 लाख 80,000। कहाँ से आया? ऊपर से हमारा स्टेटमेंट से ही आया था। अब 1/3 कस्टमर्स में ये कॉस्ट कितना हुआ? क्या बोला मैंने? 2 करोड़ 62 लाख 80,000 इज़ द टोटल कॉस्ट सारे कस्टमर्स का मिला के। तो 1/3 वालों का कितना हुआ? उसका 1/3 कर दो, 87,60,000। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आया? ये मेरा पैसा था जो ब्लॉक हो रहा है, कितना दिन के लिए? 80 दिन के लिए। 15% का रिटर्न मिलता मुझे, तो इतना आया 2,92,000। सिमिलरली 2/3 कस्टमर्स के लिए कर दो कि ये मेरा टोटल कॉस्ट था। 2/3 कस्टमर्स के लिए कितना हुआ ये कॉस्ट? 2/3 कस्टमर्स के लिए कॉस्ट हो 1 करोड़ 75,20,000। 1 करोड़ 75,20,000 हुआ मेरा 2/3 कस्टमर्स के लिए कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस पर निकाल दो, ये 15 दिन के लिए ब्लॉक होता था 15% पे, ये आ गया। टोटल कर दो दोनों का, ये दोनों का टोटल कर दो, तो 4,01,500 मेरा क्या आया सर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेशन समझ में आया? नहीं आते हो फटाफट से गो थ्रू कर लो। 1 सेकंड देंगे आपको, 1 मिनट ओनली, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट से अच्छे से देख लो आप लोग क्या बोल रहा है कैलकुलेशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 कस्टमर के लिए कैसे निकालना है पहले, एंड देन 2/3 कस्टमर्स के लिए। 1/3 वाले वो है जिनको डिस्काउंट हम नहीं दे रहे, तो टोटल खर्चा में 1/3 का हिस्सा निकाला, वो कितना दिन के लिए रुपया ब्लॉक कर रहा है, क्या रिटर्न में कमा पाता। 2/3 वालों के लिए टोटल मेरा खर्चा ये है, टोटल कॉस्ट मतलब ये है। 2/3 वालों को एलोकेट करो, इतना होता उनका हिस्सा, वो मेरे को 15 दिन के लिए ब्लॉक करते हैं, तो मेरा 15% का रिटर्न उस हिसाब से कैलकुलेट करो। तो 1,09,500 इधर आया था, इधर आया था 2,92,000, दोनों को जोड़ देगा तो आएगा मेरा, इसको आप चाहो तो यहाँ पे कॉमर्स लगा दो, 2,92,000 और 1,09,500, तो टोटल आएगा 4,01,500। समझ में आ गया? डन है? समझ में आई? यस। आगे बढ़े? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ईजी, वेरी ईजी नाउ। अब आपको फ्लो समझ में आ जाएगा तो मुझे उम्मीद आप कर लोगे। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है? इंक्रीमेंटल बेनिफिट ऑफ अडॉप्टिंग व्हाट? अडॉप्टिंग क्रेडिट पॉलिसी बी क्या है कंपनी के लिए? पहले हमने निकाला जो ए के लिए, अब सेम चीज़ निकालना है बी के लिए। ईजी है, खुद से कर लोगे, फटाफट से दिखा देते हैं। अब फटाफट से देखना प्लीज़। हाँ, ओए ये क्या बन गया सर? या
टू रिलैक्स इट्स क्रेडिट स्टैंडर्ड्स बाय 20 डेज, पॉलिसी बी की बात हो रही है। टू रिलैक्स इट्स क्रेडिट स्टैंडर्ड्स बाय 20 डेज टू एक्सपैंड इट्स सेल्स, मतलब 20 दिन का और समय दे दो। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है 20 दिन का ना और समय दे दो ताकि मेरा सेल्स को मुनाफा हो सके, मेरा सेल्स बढ़ सके। दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द सेल्स में। अब मेरा सेल्स बढ़ गया, मेरा प्रेजेंट पॉलिसी में और मेरा पॉलिसी ए में सेल्स सेम था। अब यहाँ पे मैं 10% से सेल बढ़ गया। The marginal customers, which will also include new customers, are not expected to take advantage of cash discounts and are likely to continue on an average of 150 days to pay. 150 दिन में पे करेंगे। जो मेरे कस्टमर्स हैं, न्यू कस्टमर्स हैं, वो लोग क्या करेंगे, फ़ायदा नहीं लेंगे और 150 दिन में पे करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन दिस केस द कस्टमर्स बैड डेट लॉसेज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 2.5% ऑन द सेल्स। मेरा बैड डेट लॉसेज क्या हो जाएगा, 2.5%। 2% पहले था, अब 2.5% हो जाएगा। तो किसको, वही फाइनेंशियली अनसाउंड कस्टमर्स को, विच विल रिमेन इन द सेम इन प्रोपोर्शन। जो प्रोपोर्शन पहले था वही प्रोपोर्शन आज भी रहेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं बताऊँ आंसर दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे इतना ही सही था सर। द कंपनी वुड इन्फोर्स कलेक्शंस विथ मोर विगर एंड डिलीजेंस, मोर स्ट्रेंथ, मोर एनर्जी एंड डिलीजेंस में हम कलेक्शन करेंगे और इससे क्या होगा, मेरा कलेक्शन का खर्चा बढ़ जाएगा। 1 लाख रुपये से मेरा कलेक्शन एक्सपेंस बढ़ गया, समझ गया। कंपनी जनरली रिक्वायर्स अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 15% फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट्स एंड अज्यूम 360 डेज, तो हमने पता ही है। आ जाओ, नाउ वेरी इजी, सेल सेम है हमारा क्वेश्चन 2 में, इधर पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 10% इंक्रीज हो जाएगा, इस पे 10% बढ़ा दो तो ये 36135 सेल्स होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकॉर्डिंगली 80% इसका, 80% इसका, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आया। ये 65,70,000 मेरा EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज सेम। यहाँ पे चेंज हो जाएगा बिकॉज मेरा 10% सेल्स पे इंक्रीज हुआ तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो गया था। नाउ दिस इज द न्यू EBIT अंडर पॉलिसी बी। कलेक्शन एक्सपेंस 5 लाख और 6 लाख, 1 लाख रुपये यहाँ बढ़ गया था। हमने बहुत एंथुसियाज्म से कलेक्शन किया तो मेरा 1 लाख रुपये और बढ़ गया। मैंने बैड डेट मेरा क्या है, अब मेरा बैड डेट में चेंज आएगा। पॉलिसी ए सेम, ऊपर का जो डब्बा था वो डब्बा सेम बनाए जा रहे हैं हम लोग। देखो ये 5 लाख सेम है, ये तो 0 है तो 0 हटा दो, ये 98,550, ये मेरा सेम चल रहा है, ठीक है। इवन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी सेम। नाउ द थिंग इज बैड डेट फॉर पॉलिसी बी क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेरा 36135,000, 36135,000 क्या है, ये 36135,000 इज व्हाट, मेरा सेल्स अंडर पॉलिसी बी। उसका 15% जो मेरे अनसाउंड कस्टमर्स है वही, बिकॉज प्रोपोर्शन सेम रहेगा, मतलब 15% ही रहेंगे। समझ में लॉजिक, प्रोपोर्शन सेम होने का। इंटू 2.5% मेरा बैड डेट का रेट था, करोगे तो आपका आएगा 1,35,506 रुपया, ठीक है। अब आ गया मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो वर्किंग नोट नंबर 1 सेम है फॉर 13,14,000 का कैलकुलेशन। और इस केस में कोई 2/3 या 1/3 में ब्रेकअप नहीं है, बाइफर्केशन नहीं है, बकेट्स नहीं बनाया गया है, तो ईजी है, वेरी ईजी। कैसे कैलकुलेट करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है, मेरा पैसा कितना ब्लॉक होता है सर, इतना 2,89,08,000 इज द मनी विच इज गेटिंग ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ माई क्रेडिट सेल्स। कितना दिन के लिए हो रहा है इस बार, 150 डेज के लिए। क्वेश्चन मेंशन्ड 150 डेज में बढ़ जाएगा। आई एम एक्सटेंडिंग, आई एम रिलैक्सिंग माई क्रेडिट टर्म्स। और 15% मैं कमा पाता तो ये मेरा टोटल आ गया कितना, 18,06,750। कैलकुलेट कर लो नेट प्रॉफिट, यू विल गेट दैट नेट इंक्रीमेंटल नेट प्रॉफिट अंडर पॉलिसी बी इज इतना। ऑप्शंस को अकॉर्डिंगली टिक मार लेना भाई, अब इधर भी कैलकुलेट किया था ना हमने, ये रहा। पॉलिसी ए में कितना आया था, 6,24,500 आया था, ऑप्शन देख के टिक मार लेना। और यहाँ पे कितना आया था, 27,294, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, अब उसको मार लेना टिक, ठीक है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में आओ, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सर 3 में आ जाइए। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मेरे साथ ध्यान से समझो। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट ऑल द प्रपोज्ड ऑप्शंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के प्रपोज्ड ऑप्शंस दिए हुए थे क्वेश्चन में, एंड सिलेक्ट द बेस्ट सीक्वेंस एज पर देयर रैंकिंग्स बेस्ड ऑन द बेनिफिट एनालिसिस टू द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ना बहुत सारा क्वेश्चन ने क्या दिया था, प्रपोजल्स दिया था, आपको सेल्स के फॉर्म में निकालना है। क्या, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मेहनत बचा रहा है इंस्टीट्यूट, आपको समझ नहीं आ रहा अभी, लेकिन आपका मेहनत बचा रहा है। आपको बोल रहा है कि भाई तो सेल्स के बेसिस में ना मेरे को फैसला करके दे कि प्रपोजल की रैंकिंग क्या होगी, कौन सा बेटर है, ये चारों में से कौन से प्रपोजल को मेरे को अडॉप्ट करना चाहिए। वो मैं वही अडॉप्ट करूँगा, मैं वही प्रपोजल अडेप्ट करूँगा जिसमें क्या होगा सर, मेरा सेल्स
हाईएस्ट होगा. वाई? बिकॉज द क्वेश्चन इटसेल्फ इज आस्किंग टू बाइफरकेट ऑन द बेसिस और टू रैंक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सेल्स. कहाँ बोल रहा है सर? ये रहा, यहाँ बोल रहा है. सो मेरा तीन पॉलिसी की बात हो रही है यहाँ पे. क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम ऊपर जाके पढ़ने वाले 1 मिनट में. तीनों पॉलिसी में मैं सेल्स कैलकुलेट करूँगा, देखूंगा सबसे ज़्यादा सेल्स जिसमें उसको 1, उसको फिर रैंक 2, फिर रैंक 3 अकॉर्डिंगली कर देंगे. ठीक है, आओ अब यहाँ पे आओ फटाफट से क्वेश्चन में केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो में. हमने पूरा केस स्टडी पढ़ा तक नहीं, मुझे कंपनी के नाम अभी पता चली है. सबसे पहले रिक्वायर्ड भी नहीं है कंपनी का नाम वैसे तो, बट बिना पढ़े मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए. मैं बताओ 2 कि आप 3 कर देते सॉल्व. अभी करते करते आपको समझ में आएगी. सो क्या प्लान्स है? ये रहा. द कंसर्न लीडरशिप टीम्स इन द कंपनी प्रेजेंटेड द फॉलोइंग प्लान्स. कुछ कंसर्न है भाई, ये लोग को पूरा ज्ञान दिया. देखो नंबर्स नहीं है, पूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान है. इट इज़ नॉट नीडेड, इसको रिक्वायर्ड ही नहीं था इतना. आपको स्टोरी पढ़ना है तो स्टोरी के लिए पढ़ लेना, लेकिन कोई नीड नहीं है. वो कंपनी कैसे ग्रो हो रही है, कहाँ मर्जर कर रही है, कहाँ स्ट्रैटेजिक अलायंस बना रही है, करने दीजिए. पूरा काट दो, सीधा काम की बात पे आओ. द कंसर्न लीडरशिप टीम ने 3 प्लान बनाए, वो यहाँ पे 3 प्लान दिए. देखो पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 और ये मेरा पॉइंट नंबर 3. ये 3 प्लान दिए, तीनों को आपको समझना, जज करना और रैंक देना. ठीक है, अब आओ मेरे साथ. पहला वाला प्लान क्या बोलता है, या पहला वाला प्रपोज्ड पॉलिसी क्या बोलता है? एक्सप्लोरिंग सेलिंग द वॉशिंग मशीन एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. वॉशिंग मशीन को डिस्काउंटेड प्राइस में वॉशिंग मशीन बेचती होगी कंपनी, उसको डिस्काउंटेड प्राइस में देना है. ठीक है. Company plans to offer a 5% average discount on its current price, thereby resulting in a discounted price of 15,675 per machine. मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपनी ना 5% डिस्काउंट दे रही है अपने ओरिजिनल प्राइस से. ओरिजिनल प्राइस मान लो 100 रुपये है. 5% अगर मैं डिस्काउंट दे दूँ और मैं 95 में बेचूँ तो 95 क्या है मेरा? 15,675 इज़ 95. समझ में आया 95 का लॉजिक? कि 100 रुपये बस दो ओरिजिनल प्राइस, 5% डिस्काउंट दे रहा तो 95 रुपीज़ क्या है? 15,675. तो ओरिजिनल प्राइस में निकाल सकता हूँ. कैसे निकालूंगा? 15,675 को 15,675 भैया कैलकुलेटर लेके बैठना है, हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हैं. 15,675 को डिवाइड कर दो 0.95 से तो 16,500 आ गया आपका. तो 100 कितना आया सर? 100 आया मेरा कितना? 16,500. 15,675 को डिवाइड कर दो 15,675 को डिवाइड कर दो 0.95 से तो ये आएगा 16,500. समझ में आया? समझ में आई कि नहीं? नाउ however they didn't create any significant impact on sales as expected. ज्ञान दिया है. प्रीवियस स्टडीज़ का बात कर रहा है, रिस्पॉन्सेज की बात कर रहा है, उसका भी दरकार नहीं. however अब नंबर आ रहा है. a price reduction above 10% indicated a significant association with the increase in demand. अब प्राइस रिडक्शन अबव 10%, 10% से ज़्यादा प्राइस रिडक्शन करने से क्या होगा? डिमांड बढ़ सकता है. ठीक है, आगे देखो अब क्या बोल रहा है. यूजिंग दिस फाइंडिंग्स एज द बेसिस ऑफ द आर्ग्यूमेंट द मार्केटिंग टीम की बात आ गई. अब प्रपोज कर दिया एक प्लान टू प्रोवाइड डिस्काउंट्स ऑफ अप टू 12% का डिस्काउंट देने की मार्केटिंग टीम ने गुंजाइश की है, ने दरख्वास्त की है. इट प्रोवाइडिंग एन एस्टिमेट ऑफ अबाउट 1,000 यूनिट्स टू बी सोल्ड एवरी क्वार्टर बिक रहा है सर, नॉट ईयरली प्लीज़. ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द सजेशन ऑफ द प्रपोज डिस्काउंट. मतलब कि 16,500 में मुझे देना पड़ेगा 12% डिस्काउंट, तो उसको 88% करो और मेरा कितना 1,000 यूनिट्स बिकेगा और एवरी क्वार्टर है तो इंटू 4 कर दो तो टोटल सेल्स का था कितना आएगा? 5,80,80,000 आपका आएगा टोटल सेल्स. मैंने बोला आपको क्या करना है, 16,500 में इंटू 88% कर दो, इंटू आपको फिर क्या करना है मालूम है? 1,000 करना है. यूनिट्स कितने हैं? बिकॉज ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, पर मशीन. और इंटू साल का करना है बिकॉज ये क्वार्टरली है, तो ये करोगे तो आएगा 5,80,80,000. 5,80,80,123 हमने कैलकुलेट करके दिया आपको, फिक्र की बात नहीं है. यहाँ देखो, यहाँ मैंने कैलकुलेट करके दिया. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ था विद 5% डिस्काउंट इतना, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना आया? इतना. सेलिंग प्राइस टू गेन कंपटीटिव एडवांटेज जो मार्केटिंग टीम मेरी बोल रही है, 16,500 का 88% करोगे तो 14,520, तो 14,520 इंटू 1,000 यूनिट्स इंटू साल भर का करना तो 5,80,80,000. डन है. आगे बढ़े क्या? हाँ, प्रपोजल 2 पढ़ते हैं. अब तीनों प्रपोजल पढ़ेंगे, तीनों का सेल्स निकालेंगे एंड हम क्या करेंगे? फटाफट से रैंक देंगे. थोड़ा सा फास्ट करेंगे. अब
ओइंग टू रिसेंट ट्रेंड्स ऑब्जर्व इन द, ये पूरा पूरा ज्ञान है भाई, नंबर्स कहाँ, मुझे ये दिखाओ बस, ये रहा। मार्केटिंग टीम गेव एन एस्टिमेट ऑफ सेलिंग अबाउट 4650 यूनिट्स। ये पूरा नॉलेज है भाई, इसका रिक्वायर्ड नंबर्स चाहिए। एफएम सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, एसएम थोड़ी ना कर रहे हैं कि नंबर आपको थ्योरी पढ़ना पड़े। मार्केटिंग टीम गेव एन एस्टिमेट ऑफ सेलिंग अबाउट 4650 यूनिट्स इन द नेक्स्ट 1 ईयर। पूरा 1 ईयर का डेटा दे दिया आप, वहाँ दिया था 1000 पर क्वार्टर, यहाँ दे दिया 4650 पूरा ईयर का। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग्स। प्रोवाइडेड द स्कीम ऑफर्ड ऑफसेटिंग रुपीज 3000 to 4000 of the prices to customer purchase the company's product in exchange for the existing machines। 3000 से 4000 के बीच में कुछ एक्सचेंज की बात कर रहा है, ठीक है। द एक्चुअल नंबर क्या वो बता, एक्चुअल रिडक्शन कितना है, हाउएवर will depend on the condition of the machines and for that the company estimated। फाइनली एस्टिमेशन क्या, रेंज के बेसिस में हम काम नहीं कर सकते ना, कैलकुलेशन रेंज में कैसे करूंगा मैं। दैट एन एवरेज ऑफसेट ऑफ रुपीज 3500 पर मशीन वुड बी नीडेड। 16500 का मेरा क्या आया था सेलिंग प्राइस, उससे मैं 3500 माइनस कर सकता हूँ। 16500 मेरे से मैं माइनस कर सकता हूँ 3500, 13000 मेरा आएगा नेट प्राइस, इंटू 4650 कर दो, इंटू 4650 कर दो तो आपका आएगा कितना, 6 करोड़ एंड 4,50,000 का सेल्स। डन, सिंपल इजी था। इतना सारा इन्फॉर्मेशन ज्ञान दिया हुआ है, इतना सारा ज्ञान दिया हुआ है, डर गया मैं तो, मेरी पेन गिर जाती। क्या बोल रहा हूँ मैं, इधर देखो। प्रपोजल 2, नेट सेलिंग प्राइस आफ्टर ऑफसेट कितना आएगा 13000, नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है, इसको इंटू करो, सेल्स आ गया, डन है। प्रपोजल 3, अब नाउ ये आपका अभी तक ज़्यादा आया, ये कम था, ये 5 करोड़ 80 था, ये 6 करोड़ 4,50,000 था। प्रपोजल 3 पढ़ो मेरे संग। प्रपोजल 3 क्या बोलता है, थर्ड प्रपोजल भयंकर चीज़ दिया हुआ है, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड भी दे दिया, उसके बाद नया स्कीम में डिलीवर मशीन को 1.5 महीना टाइम लगेगा वो भी दे दिया, बहुत चीज़ दिया हुआ है। काम की बात कहाँ है, पैसों की बात कहाँ है। प्रपोज स्कीम में क्या होगा, ऑफर ए पैकेज टू द कस्टमर, अब पेइंग एडवांस देना होगा, पहले 3000 रुपये तू मुझे एडवांस दे। मेरी बात समझना, मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेट प्रॉफिट का बात नहीं करूंगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एमसीक्यूज में। वाई, बिकॉज क्वेश्चन बोल रहा तू सेल्स के बेसिस में करके दे मेरे को रैंक, तो 3000 रुपये मुझे अभी दे रहा है। कंपनी को ऑर्डर द प्रोडक्ट विच विल बी डिलीवर्ड आफ्टर कितना मंथ से, मुझे क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ मनी तो चाहिए नहीं मुझे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो चाहिए नहीं, TVM। एज पर the terms and conditions of the scheme the company would offer 9500 at the time of delivery of the product। 9500 at the delivery भी देना पड़ेगा। थ्रू दिस स्कीम द कस्टमर विल गेट ए बेनिफिट ऑफ इतना ऑफ वेटिंग पीरियड्स। अपने को क्या करना, ये भी क्या करना, मार्केटिंग ने गिवन एस्टिमेट ऑफ 400 मशीन्स कुड बी सोल्ड पर मंथ। 400 इंटू 12, 400 इंटू 12 करोगे तो 4800 का टोटल सेल्स आएगा, एनुअल यूनिट्स। देख लो, पहले एडवांस देना, फिर 9500 डिलीवरी पे देना, मतलब 12500 इंटू 4800 कर दो तो क्या आएगा आपका टोटल सेल्स 6 करोड़। 6 करोड़ आएगा ना, 4800 इंटू 12500 कितना आता है, 6 करोड़ आता है, हाँ 6 करोड़ आया। सो ये रैंक हो गया 1, ये रैंक हो गया 2 और ये रैंक हो गया 3। इजी था क्वेश्चन, कितना इन्फॉर्मेशन दिया था, केस स्टडी कितनी लेंदी बनाई गई थी ज़बरदस्ती आपका टाइम किल करने के लिए। सो रैंक हो गया पहला 2 फिर 3 फिर, मतलब ये रैंक 1, ये रैंक 2, ये रैंक 3। 2 3 1 वाला ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। फटाफट एक बार दिखा दें, यहाँ पे टिक मारना तो मान लो, इसका 6 करोड़ 24 आया था, इसका 27294 आया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 231 मतलब ये होना चाहिए, 231 आया ना, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, बैड डेट एक्सपेंस क्या है भाई, हमने निकाला तो पहला का 98,550 था, दूसरा का 135 था ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये ऑप्शन होगा। 98,550 फटाफट मिला लो, ये 135 और ये 98 तो था, हाँ राइट, डन है। क्वेश्चन 5 देख लो फटाफट। बैड डेट एक्सपेंस में को टाइम नहीं लगाना है, मतलब ये एक्चुअली जंबल फंबल हो गया, ये होना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, बट नो वरीज। एग्जाम में ये चीज़ हो सकता है, बिकॉज आपको मालूम है ना केस स्टडी के ऑप्शंस क्या आएंगे, जंबल लाते हैं, मतलब आपका सेट में जो ऑप्शन नंबर 1 होगा केस स्टडी का, बाजू वाले का अलग होगा, समझ गया ना, वो ABCD का सिक्वेंस मत, आप सप्लीमेंट्स मत लेना एग्जाम हॉल में। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेंटरी एंड क्रेडिट पीरियड कम्स टू बी, क्या क्या बोल रहा है कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन इन्वेंट्री एंड क्रेडिट पॉलिसी का क्या होना चाहिए। हमने जो अभी 1 2 3 वाली डिस्कस किया ना, वो मेरे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पॉलिसीज़ थे, और मेरा क्रेडिट पॉलिसी तो अलग हमने A और B डिस्कस किया। तो ऑप्टिमम क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम मतलब कंपनी के लिए बेस्ट क्या होना चाहिए। सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ हो रहा था हमें, पॉलिसी 2 में हो रहा था, और सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ हो रही थी मुझे, पॉलिसी A में। तो प्रोपोज्ड पॉलिसी 2 या प्रोपोजल 2 या प्लान 2 एंड पॉलिसी A, तो मेरा ये होना चाहिए D। कैसे, यहाँ पे मेरा बेनिफिट देखो, 5
ये मेरा पॉलिसी ए में 5281,950 था, यहाँ पे 4684 था, तो मेरा 52 ज़्यादा है, तो मेरा पॉलिसी ए ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। पॉलिसी 2 एंड पॉलिसी ए डन है। क्वेश्चन 6 आवाज हो, इंडिपेंडेंट एमसीक्यू से फटाफट कंप्लीट करेंगे। Mr. A is holding 2 lakh shares of ABC Limited is presently trading on NSE at a कम डिविडेंड प्राइस of रुपीज़ 100 पर शेयर। 2 लाख शेयर है उसके पास, वो NSE में कम डिविडेंड प्राइस मतलब क्या हुआ कि डिविडेंड उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, कम मतलब क्यूमुलेटिव समझ सकते हो। मिस्टर ए हैज़ पॉलिसी टू री इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ एनी डिविडेंड रिसीव्ड इनटू द शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड, मतलब जो डिविडेंड उसको मिलता है वो क्या करता है, री इन्वेस्ट कर देता है उसको उसी कंपनी के शेयर्स में। इफ ABC लिमिटेड हैज़ डिक्लेयर्ड व्हाट अ डिविडेंड रुपीज़ 20 पर शेयर, कितना हुआ 2 लाख इंटू 20 उसको मिल गया टोटल डिविडेंड, कितना हुआ ये 40 लाख, 40 लाख का टोटल डिविडेंड उसको मिल गया, समझ में आ रही है। यहाँ डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट मिस्टर ए वुड होल्ड आफ्टर इन्वेस्ट द डिविडेंड। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो 40 लाख उसको आया ना, वो 40 लाख का क्या करेगा, वापस शेयर खरीद लेगा। 40 लाख डिविडेंड आने से क्या होता है, उसके बैंक अकाउंट में आ गया डायरेक्ट, अब वो 40 लाख का फिर से शेयर खरीद लेगा ना। टेल मी वन थिंग दैट अगर वो शेयर खरीदने जाएगा तो क्या उसको वो शेयर कम डिविडेंड प्राइस में मिलेगी या फिर एक्स डिविडेंड प्राइस में मिलेगा? कम ऑन, आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू दैट कम डिविडेंड प्राइस में वो शेयर मिलता है कि एक्स डिविडेंड प्राइस में अब वो शेयर मिलेगा आफ्टर डिक्लेरेशन, आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। The right answer is X dividend price, because 100 रुपीज़ से अगर 20 रुपये का डिविडेंड हटा दो तो 80 रुपीज़ इज द प्राइस विच विल बी ट्रेडेड, द प्राइस एट विच द स्टॉक्स द कंपनीज शेयर्स विल बी ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट। इट इज कॉल्ड द एक्स डिविडेंड प्राइस, द एक्सक्लूडिंग डिविडेंड प्राइस। कोई भी कंपनी अगर मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के दिन में 1250 रुपये उसका शेयर का दाम चल रहा है, कल को दिन में वो आके 50 रुपये का डिविडेंड अनाउंस कर देती है तो उसका शेयर का दाम 1250 से, थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, 1250 से 1200 हो जाएगा। थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली बहुत इसमें क्या होता है, इम्प्लीकेशंस आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि सडनली हो सकता है डिमांड स्पाइक कर जाए शेयर का, 1250 का शेयर का दाम बढ़ के 1300 हो जाए, 1350 हो जाए, बिकॉज डिविडेंड दे रहा है। यही सेंटीमेंट में, यही इंडिकेशन की वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें, सिर्फ वहाँ से फिर 50 रुपये घटेगा। तो वो इट डिपेंड्स कंपनी का शेयर में क्या कैसे क्या चलता है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लोगे, अब 40 लाख को मैं इन्वेस्ट करूँगा 80 रुपया में, तो मेरा नंबर न्यू शेयर्स कितना आएंगे, न्यू शेयर्स मैंने करके रखा है, छोड़ो आपके लिए, यहाँ पे आओ। इनिशियल शेयर से 2 लाख, एक्स डिविडेंड प्राइस मेरा क्या है 80, डिविडेंड मुझे 40 लाख का मिला, तो 40 लाख बाई 80 मुझे 50,000 न्यू शेयर्स मिलेंगे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर दैट मिस्टर ए विल होल्ड आफ्टर ही इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड। 2.5 लाख इसका आंसर होगा। 2 लाख पहले था, 50,000 और आया ना, तो आपका ये 50,000 में एडिशनल शेयर्स आए। आप इसको रेड का, मैंने ना रेड में क्या किया, आपके आंसर्स लिखे हैं, मैंने रेड में आपके आंसर्स लिखे हैं। सो आपका एक स्टेप और आ जाएगा यहाँ पे, न्यू शेयर्स या टोटल शेयर्स, अढ़ाई लाख कर दो। रेड में मैंने आपके लिए क्या किया, आंसर्स लिखे हैं सर, ब्लू में मैंने स्टेप्स लिखे हैं, ग्रीन में मैंने फॉर्मूलाज भी लिखे हैं आपके लिए। मेरा पेन का कलर आपको मिलेगा आगे आगे पेन बढ़ेंगे तो। ग्रीन में फॉर्मूलाज लिखे हैं, रेड में मैंने आपके लिए आंसर्स लिखे हैं, ब्लू में स्टेप्स लिखे हैं, पर्पल एंड ब्लैक में मैंने हेडिंग वेडिंग के लिए यूज़ किया, तो आपको विजुअलाइज ऑप्टिकली आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन 7, द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंचर लिमिटेड दे दिया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बोला, वेरी इजी, लेवरेज का क्वेश्चन है, ये कर लोगे आप लोग। कैसे करोगे, EBIT दे दिया, ऑपरेटिंग लेवरेज कंबाइंड लेवरेज से फाइनेंशियल लेवरेज आ जाएगा। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, EBIT बाई EBT। EBT को अपने लिख सकते हैं EBIT माइनस इंटरेस्ट, और EBIT का वैल्यू दिया हुआ था तो अब इंटरेस्ट मेरा साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर लो। EBIT माइनस EBIT डिवाइड बाई व्हाट, EBIT डिवाइड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट गिव्स मी व्हाट, EBT। तो EBIT बाई EBT क्या है, फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज को मैं लिख सकता हूँ क्या, और मेरा कंबाइंड लेवरेज बाय ऑपरेटिंग लेवरेज, इसको सॉल्व करोगे तो 20,000 आ जाएगा आंसर। डन है, इस पर टाइम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग RF निकालने बोला, इजी, सो इजी, इसमें से RF निकाल लोगे, नथिंग। हमें पता है CAPM में, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में क्या बोलता है कि मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज व्हाट, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा इज माई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो उसको वहाँ पुट करो, आगे आपका RF 5%। डन, इस सब में टाइम लगाने की कोई नीड नहीं है, मुझे मालूम आप कर लोगे। सीधा क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन।
It has been already 40 minutes, my friends, and we have discussed the MCQ portion very comprehensively. मैंने चीज़ों को डिटेल में आपको कोशिश की बताने की, ताकि आपको किसी को भी मन में ही ना लगे सर वॉज रशिंग थ्रू, तो वैसा फीलिंग नहीं आया होगा आई बिलीव। तो एक एक चीज़ कंसेप्ट को एग्जांपल्स दे दे के आपको बताएं, ठीक है ना। नाउ वी विल एंटर द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस बिगिन, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैं हर क्वेश्चन के लिए सजेस्ट करता हूँ ना, पहले जाके देख लो भाई कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बोल क्या रहा है। इतना इजी पड़ता है ना क्वेश्चन पढ़ना, किसी की कोई बात ही नहीं है। पहला क्वेश्चन ही आ गया सर कैपिटल बजटिंग का। डिस्काउंटेड पे बैक डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। आपको हमारे नोट्स में, जैसे इनके पास मेरी बुक है, जिन जिन के पास हमारी बुक है उसमें आप देखो मैंने सारे नाम दिए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर, ये सारे नाम किसके हैं, एक ही हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये तीनों पूछ लिया 5 नंबर का सबसे पहला। ऐसा कभी होता नहीं है कि कैप बच इज द क्वेश्चन नंबर 1, बट कोई रूल भी तो नहीं है ना, हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है कोई। सो इंस्टीट्यूट के पास लिबर्टी है, वो जैसे भी पेपर बना सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में तो इजी लग रहा है सर, आ जाओ। फर्म कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोजेक्ट्स, द फर्म एंटिसिपेट्स इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बी 10%। फर्म एंटिसिपेट कर रहा है अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बी 10%, ठीक है। प्री टैक्स कैश फ्लोज कितना है, 5 ईयर्स के दिए हुए हैं। मेरा आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है प्रोजेक्ट ए में, प्रोजेक्ट बी में 2-2 लाख, और मेरे ऐसे 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 पर ईयर कैश फ्लोज आएंगे। इग्नोर टैक्सेशन, थैंक यू सो मच। इग्नोर टैक्सेशन, मेहनत क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, घटा रहा है। एन अमाउंट ऑफ ₹35,000 विल बी स्पेंट ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन कुछ होने वाला कब, ईयर 3 में, यहाँ पे। इन केस ऑफ प्रोजेक्ट ए, मतलब प्रोजेक्ट ए में यहाँ पे ना क्या होगा, कुछ सेल्स प्रमोशन होगा। तो मेरा ये कैश फ्लो कितना बन जाएगा, 90,000 से 35,000 घटा दो तो 55,000 रह जाएगा। दिस कुड नॉट बी टेकन इनटू कैलकुलेशन ऑफ प्री टैक्स कैश फ्लो, मालूम है इसमें नहीं लिया हुआ है, तो अब बोल रहा अब ले लेना अलग से भाई। डिस्काउंट फैक्टर दे दिया, एग्जाम में डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है सर, हम तो ये 2 डिजिट विजिट मानते नहीं, हम तो 4 डिजिट 3 डिजिट में करके आएंगे, मालूम है आपको भैया। मेरे बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन में डिस्काउंट फैक्टर दे रहा है, चुपचाप इसको लेके सॉल्व करने का बोल रहा है वो। हीरो बन के अगर हमने 3 डिजिट में इसको सॉल्व कर दिया कि नहीं मैं तो 0.909 कंसिडर करूँगा, मैं तो प्रिसाइज स्पेसिफिक एक्यूरेट कैलकुलेशन करूँगा ना, इंस्टीट्यूट आपको हो सकता है वहाँ पे नंबर ना दे, बोलेगा कि जब मैं बोल रहा हूँ तो ये ले, ये नंबर्स ले, तो तू काहे अपना बुद्धि लगाया। समझ रहे हो मेरी बातें। तो आपको बेसिक एक्स्ट्रा स्मार्ट, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, हम जितना स्मार्ट है उसी में काम करना है। ये सारे को प्रेजेंट वैल्यूज़ को, ये सारे डिस्काउंट फैक्टर्स लेके सॉल्व करना ईजी है। क्वेश्चन कर लोगे खुद से, कुछ है इतना ईजी। कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो ना बल्ले बल्ले हो जाएंगे। आप बोलोगे सर उधर ही आप एकदम उछल के एग्जामिनर को थैंक यू बोल के आना, जो इन्विजिलेटर होंगे, थैंक यू सो मच ऐसे बोल देना उसको, ठीक है। तो कि ऐसा कैप बच्चे क्वेश्चन दे दिया हमारा सबसे खतरनाक चैप्टर का, इतना प्यारा इतना मीठा क्वेश्चन, कुछ ही नहीं बोला, कोई रस ही नहीं है क्वेश्चन में। क्या सॉल्व कराए हम आपको, बताओ ना। क्वेश्चन में कुछ बोल रहा है, एलिमेंट्री लेवल क्वेश्चन, प्राइमरी क्वेश्चन, मतलब कैप बच सिखाते टाइम जो एग्जांपल्स देते हैं ना आपको, हम वैसा टाइप का एग्जांपल का क्वेश्चन दे दिया कि भाई कैश आउटफ्लो हो रहा है, फिर कैश इनफ्लो आ रहा है, तो एनपीवी निकाल दे बस। क्या बोल रहे हो सर, हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, देख लो वही है। दिखाना भी है ये आपको, खुद से कर लोगे, 2 मिनट में दिखा देंगे बस। डिस्काउंटेड पे बैक निकालना कैसे, पहले प्रोजेक्ट, इस क्वेश्चन में मेहनत बढ़ा रहा है, मालूम है। क्वेश्चन पता क्या करता है कि क्वेश्चन में ना मेहनत बढ़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। क्वेश्चन आपका मेहनत बढ़ा रहा है, इतनी मेहनत करवा रहा है, कितना सारे चीज़ों को कैलकुलेट करने बोल रहा है। ये क्वेश्चन में फिर भी आप बोल सकते हो मुसीबत की बात है, लेकिन कंसेप्चुअली लॉजिकली क्वेश्चन में कुछ रस नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात देखो, सबसे पहले प्रोजेक्ट ए की बात कर लो। हमारा ईयर 1 2 3 4 5 के हिसाब से कैश फ्लोज प्लॉट किया। यहाँ पे होगा 55,000 बिकॉज 35,000 का सेल्स प्रमोशन था, उसको फैक्टरिंग कर लेना। 10% का डिस्काउंटेड क्वेश्चन में दिया था, प्लॉट किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। ईयर 0 में जो मेरा है, ईयर 0 का मेरा कैश आउटफ्लो जो आज के दिन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मेरा कितना है, 2 लाख है। लिखना तो वो भी लिख सकते हो, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो लिख सकते हो, ठीक है, कितना है, 2 लाख। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, ये दोनों चीज़ यहाँ पे लिखना तो लिख लेना आप लोग अपने हिसाब से। मैं PDF टेलीग्राम में दे दूँगा, उसमें आप डाउनलोड करके लिखना है, प्रिंट लेना है, जो करना कर लेना। नाउ ईयर 1 कैश फ्लो 35,000 10% के हिसाब से निकाला। अब जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ये ईयर 0 में क्या होगा मालूम है, चाहे यहाँ पे भी लिख सकते हैं जैसा आपको अच्छा। ईयर 0 में ये जो 2 लाख होता है ना, ये जो 2 लाख होता है,
ये जो 2 लाख होता है जब आउटफ्लो हो रहा है, ये ज़ीरो पे प्रेजेंट वैल्यू ये 1 आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, गिव मी अ सेकंड गाइस, ये 2 लाख पे ये 1 आएगा, फिर ये 2 लाख आएगा। ये 1 क्यों होता मालूम है ना, 1/1 प्लस आर टू द पावर 0, टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 1, इसीलिए ये 1 आता है। ठीक है, कैलकुलेट किया। अब आपको क्या करना है, डिस्काउंटेड पे बैक करना है, डिस्काउंटेड पे बैक करना है, मॉडर्न अप्रोच, नॉट द ट्रेडिशनल अप्रोच। तो डिस्काउंटेड पे बैक में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यूज, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यूज आते हैं, उसको क्यूमुलेटिव फैक्टर, क्यूमुलेटिव करते हैं। कैसे, इसको यहाँ प्लॉट किया, दिस प्लस दिस ये आया, दिस प्लस दिस ये आया, दिस प्लस दिस ये आया, दिस प्लस दिस ये आया। और हम क्या करेंगे, फिर इंटरपोलेशन लगाएंगे, इंटरपोलेशन हम लगाएंगे, एंड देन वी विल कैलकुलेट व्हाट, एंड देन वी विल कैलकुलेट आवर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। मैं ए के लिए समझा रहा हूँ, बी के लिए एग्जैक्टली सेम है। मैं ना कभी फार्मूला यूज़ नहीं करता, मैंने रिवीजन क्लासेस में आपको बहुत बार बोला था ये बात। मैं फार्मूला यूज़ नहीं करता कभी भी इंटरपोलेशन करने के लिए, मुझे पता नहीं फार्मूला क्या है इंटरपोलेशन का। मैं लॉजिक लगाता हूँ, कंसेप्ट लगाता हूँ। देखो इधर मेरी बात हमेशा याद रहेगा, कभी गलती नहीं होगी। ये वाला चीज़ सीख लो मेरे से आज आप लोग, जिसको नहीं मालूम सीख लो, जिनको मालूम है आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो वीडियो। क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे मालूम है कि डिस्काउंटेड पेबैक का कंसेप्ट क्या है, या पेबैक का कंसेप्ट क्या है, कि मैंने आज अगर रुपए जो लगाए, मैंने जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जो मेरा आज इनिशियल कैश आउटफ्लो मेरा 2 लाख रुपया जा रहा है, तो मुझे कितने साल में, क्या पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो रुपए वापस मिल रहे हैं, चाहे वो 3 साल, 4 साल, 4.5 साल, क्या है वो टाइम, वो मुझे निकालना है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 4 साल बाद ना सर मुझे 1,90,500 मिलता था, 5 साल बाद सर मालूम है आपको मुझे 2,02,900 मिलता था। तो समवेयर बिटवीन 4 एंड 5, समवेयर बिटवीन 4 एंड 5 को मैं x लिख दूं, मुझे मिलेगा कितना, 2 लाख। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, मेरी बात सुनो। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ऊपर देखो कि ये जो 4 है ना, ये 4 साल पे मुझे क्या मिलता था सर, ये 4 साल पे मुझे मिलता था 1,90,500। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि कई ये जो x है ना, ये जो x दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो x दिख रहा है ना, ये जो x है ये समवेयर बिटवीन 4 एंड 5 है। वाई इट इज़ बिटवीन 4 एंड 5, बिकॉज 5 साल बाद मुझे 2,02,900 मिलता है, 4 साल में 1,90,500 मिल रहा है, तो समवेयर बिटवीन 4 एंड 5 मुझे 2 लाख मिल रहा है, वही मुझे निकालना है पे बैक। समझ में आया। नाउ सी, x माइनस 4 डिवाइड बाय 2 लाख बाय माइनस 1,90,500 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 2,900 माइनस 1,90,500। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है और आपको निकल जाएगा क्या, आपका टाइम विच इज़ 4.77 ईयर्स। नाउ ये कुछ नया नहीं है, वैसे आपको देखने में लगा भी होगा बाई एनी चांस किसी बच्चे को, तो मैं बता दूँ ये कुछ नया नहीं कराया मैंने, ये वो इंटरपोलेशन वाला फार्मूला ही है, वो कैसे डराइव होता है, कैसे इंस्पायर होता है, वो यही लॉजिक से बनता है। समझ में आ गई आपको। अगर किसी को फार्मूला ही जाना है, किसी हमें रट्टा लगा के फार्मूला ही याद करनी है, हम उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं स्पेशली से फॉर द एग्ज़ाम पर्पस, तो आप वैसे जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं गलती नहीं होगा आपका एग्ज़ाम में, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, इसके लिए भी नंबर पूरे मिलेंगे, घबराने की बात नहीं है। तो मैं हमेशा ये फॉलो करता हूँ, हमेशा याद रखना, अगर आप कहीं से भी स्टार्ट करोगे, 2 लाख माइनस 1,90,500 को न्यूमरेटर में लिखते हैं तो डिनोमिनेटर होता है x माइनस 4। अगर बीच से स्टार्ट कर रहे हो तो ये माइनस ये कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में ये माइनस ये, फिर ये माइनस ये, देन ये माइनस ये डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये चीज़ हमेशा फ्लो मेंटेन करना। सेम चीज़ बी में है, बी के लिए हम बताएंगे नहीं आपको अलग से, वो आपका आएगा 1.195। डन। डिजायरेबिलिटी फैक्टर क्या होता है या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, जो मैंने बोला ना ग्रीन से आपके लिए लिख दिया मैंने फार्मूलाज, फटाफट से पुट करो, आ गया आपका डिजायरेबिलिटी फैक्टर। एनपीवी तो भैया सबसे इजी है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। इसमें हम बेसी टाइम लगाएंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। डन। क्वेश्चन 1b, क्वेश्चन 1b क्या बोलता है मेरे संग देखो। अब क्वेश्चन 1b में मांगा क्या है, मैं फटाफट से देख लूँगा। अप्रॉक्सीमेशन मेथड या वाईटीएम वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हल्का सा अच्छा है बिकॉज इसमें सिर्फ एक ट्रिक है, एक कैच है बोल लो, या एक ट्रिक है बोल लो, जो इसको समझ में आ गया बढ़िया बात है, जिसको नहीं समझ में आया अब समझ में आ जाएगा। मेरे संग संग बने रहो। पानी पी ले, एक सेकंड पहले पानी पी ले। क्वेश्चन पढ़ोगे आप लोग, खुद से पहले क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट, तब तक हम भी पानी पी लेते हैं। सो गाइज लेट अस कंटिन्यू। हाँ, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, फटाफट से मेरे संग संग देख लो, मेरे संग संग फटाफट से देख लो, बढ़िया से आपको करा देंगे हम।
भानु लिमिटेड हैज़ इशूड 50,000 10% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। मतलब समझ में आ गया ट्रिक एक ठो दो। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के लिए हमें हमेशा क्या सीखा है कि एवरीथिंग इज सेम, the calculation, the formula for convertible bonds as it is for the irredeemable bonds. The only difference is, for the redeemable bonds, the only difference is the redemption value is what? It is the higher of the original redemption value or the equity share converted value. ठीक है, ऑफ ₹100 ईच, यहाँ तक ठीक है। विथ मैच्योरिटी दे दिया 5 साल का, कोई घबराने की बात नहीं है। एट द मैच्योरिटी क्या होगा, अब आएगा मेरा कन्वर्जन का बात। बॉन्ड होल्डर को क्या आप देंगे, हम ऑप्शन देंगे क्या करने के लिए, आप इक्विटी में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या रेशियो में, 1:4। उसका मतलब भी समझा दिया कि 4 इक्विटी शेयर्स देंगे मैं 1 डिवेंचर के बदले। मतलब कि टोटल इक्विटी शेयर्स कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, 2 लाख। 2 लाख इक्विटी शेयर्स, ES लिख दो, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। Equity shares of Bhanu Limited are listed and are currently traded at ₹30 each. Equity shares of Bhanu क्या listed है, भानु की इक्विटी शेयर्स ना लिस्टेड है, कोई अच्छी बात है। आज का 30 रुपये का दाम है। एंड हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी हैज़ बीन 5% ओवर द ईयर्स। करेंटली मतलब आज 30 है। अगर मैं टाइमलाइन ड्रॉ करूँ आपके लिए, अगर मैं टाइमलाइन ड्रॉ करूँ तो आज इसका दाम क्या मालूम है आपको, आज इसका दाम है 30। आज इसका दाम है 30। 5 साल बाद क्या होगा, ग्रोथ रेट दिया हुआ है, ग्रोथ रेट दिया हुआ है, ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ है, 5% का। 5% के हिसाब से बढ़ाते चलोगे, 5% के हिसाब से बढ़ाते चलोगे, क्योंकि 5% का ग्रोथ रेट है, तो यहाँ पे आपको एक प्राइस मिल जाएगा। तो 1.05 टू द पावर 1.05 को 5 बार कर लो और आपको इंटू करना है उसको फिर 30 से, 38.288 आएगा ये। तो प्राइस आएगा आपका 38.288। कैसे किया मैंने, 30 इंटू 1.05 टू द पावर 5, ठीक है, डन। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशूड 75% ऑप्ट इन फॉर कन्वर्टिंग देयर बॉन्ड्स। मैं क्या बोल रहा है, या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जितने भी बॉन्ड आपने कन्वर्टेबल बॉन्ड चाहिए, 75% लोग क्या चाह रहे हैं कि मैं कन्वर्ट करा लूँ, ठीक है। कॉमन स्टॉक में, कॉमन स्टॉक हम लोग बोलते हैं कि कॉमन इक्विटी को कॉमन स्टॉक बोला जाता है। एट एन एग्रीड प्राइस विच शैल बी 5% प्रीमियम टू द इंट्रिंसिक प्राइस एट दैट पॉइंट इन टाइम। मतलब कि मैंने जो 38.22 आपके लिए कैलकुलेट किया था ना, यहाँ पे मैंने जो 38.22 आपके लिए कैलकुलेट किया था, यहाँ पे ये वाली अमाउंट यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इसका 5% लोड और करना पड़ेगा। तो 38.288 पे 5% और लोड करना पड़ेगा, तो इस पे आपको मिलेगा आपका एग्जैक्ट अमाउंट विच इज़ ₹40.20। वहाँ का इंट्रिंसिक वैल्यू पे 5% लोड करने बोला, उस पे रिडीम होगा। हाउएवर द इन्वेस्टर्स नीड्स टू होल्ड द शेयर्स फॉर एटलीस्ट 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। इज दिस इवन इम्पोर्टेंट, इज दिस इवन रेलिवेंट? क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 साल बाद तू मैच्योर करने जा, तू 5 साल बाद मैच्योर करने जाएगा तो तेरे को ₹40.20 के हिसाब से कन्वर्जन मिलेगा शेयर का, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि आपको 5 साल बाद कन्वर्ट करने का 2 साल रखना पड़ेगा, तो वो मेरे कैलकुलेशन के लिए कैसे रेलेवेंट है? नो, मेरे को केडी निकालना है भाई, मेरे को उसका 2 साल का क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी उससे मतलब नहीं है, वो अपना समझेगा इन्वेस्टर, ठीक है। द बैलेंस बॉन्ड क्या हुआ, मतलब 25%, बैलेंस क्या हुआ 25%, वुड बी रिडीम्ड एट द प्रीमियम ऑफ 25%। मतलब बैलेंस वाले क्या है, कन्वर्टेबल नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया रिडीमेबल वालों का। ये क्वेश्चन नॉर्मल रिडीमेबल वालों का बन गया 25% प्रीमियम में, मतलब 125 हो गया RV विथ रिडम्पशन कॉस्ट ऑफ 2%। मतलब इस पर 1.02 और लोड कर दो आप लोग भी, तो 125 इंटू 1.02 कर दो, 127.50 आपका क्या आएगा, नया RV। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं वापस बना देता हूँ आपके लिए। तो RV क्या है मेरा, RV यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 100 पे 1.25 लोड किया इंटू 1.02 लोड किया, तो ये आएगा 127.50, ठीक है। टैक्स रेट कितना, 25%। कंपेयर क्या करना है, कॉस्ट करना है, निकालना KD अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ITM से, ईजी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। और आपको समझना था कि ये RV मतलब 25% के रिडीमेबल वैल्यू के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा, और बाकी के लिए नॉर्मल कन्वर्टेबल और उसका हायर चेक करके आपको सॉल्व करना है। मैंने ना 2 तरीके से सम सॉल्व कर दिया। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, कैसे प्रेजेंटेशन करना एग्जाम में, मैंने पहले फार्मूला लिख दिया,
उसके हिसाब से मैंने इंटरेस्ट निकाल लिया। पहले कंप्लीट नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू करके मैंने टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लिया। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने जानबूझ के ऐसा कैलकुलेशन किया। आप चाहते तो फेस वैल्यू पे भी कर सकते थे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू करने की दरकार नहीं थी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बहुत बच्चों को कंफर्ट आता है पूरा पूरा अमाउंट में। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन के लिए कि जब कन्वर्टिबल 75% वालों का लिए सॉल्व किया तो 100% वैल्यूज़ पे सॉल्व कर दिया, और जब 25% वालों के लिए सॉल्व किया तो मैंने फेस वैल्यू पे कर दिया, ताकि सब बच्चों को कवर हो जाए। ठीक है ना। देखो नेट प्रोसीड्स क्या आया मेरा, 50,000 था नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू 100। नेट प्रोसीड मतलब इशू प्राइस, मेरे को आज क्या पैसा मिला, तो वो मेरा आ गया 50 लाख। इंटरेस्ट कैसे आया था, 50,000 पे 100 टोटल मेरा वैल्यू आया डिबेंचर्स का, और 10% का रेट था, टैक्स रेट 25%। ठीक है, मैंने लिख दिया कि रिडेम्पशन वैल्यू फॉर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होता है, इट्स द हायर ऑफ दीज टू। ये भी मैंने लिख दिया। एग्जाम के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं हम आपको। वो बोलते हैं ना सर मैंने भी तो वही किया, मुझे पूरे नंबर नहीं मिले, उसने भी तो वही लिखा, उसका भी तो वही सोल्यूशन आया, उसको मेरे से ज़्यादा मार्क्स कैसे मिला। ये सब रीजंस होते हैं भाई, ये सब रीजंस होते हैं किसी को मार्क्स कम बेसी मिलने का। एग्जामिनर इम्प्रेस होता है, इट्स लाइक अ गेम, यू हैव टू प्ले विद द एग्जामिनर, यू हैव टू prove him, you have to show him that boss, I have written it, I deserve the marks, you please give me the marks and let me go to the next level. It's not like a game and you have to play with the examiner. You have to convince him that boss, I know the answer, I have written the formula, I have written the steps, please give me marks, please give me full marks and let me pass and let me go to the CA final level. तो वैसे आपको समझना है, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी शेयर वैल्यू कैसे निकालोगे, शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 5 years मैंने जो करके दिखाया, और उसके बाद मैंने 5% का लोड किया वहाँ पे प्रीमियम, तो मेरा 40.2 आया। नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, 4:1 का कन्वर्जन रेशियो दिया हुआ था, 4 शेयर मिलेंगे एक डिबेंचर के बदले, तो 1:4 का दिया हुआ था, मतलब 4 शेयर मिलेंगे एक के बदले, तो 2 लाख आ गया। इक्विटी शेयर वैल्यू क्या है, 2 लाख इंटू 40.2, तो मेरा टोटल वैल्यू आ गया, इक्विटी शेयर वैल्यू आ गया 80,40,000 कन्वर्टेबल कन्वर्ट होने के बाद। अब मैं निकालूंगा आरवी, मुझे निकालना ना हायर कौन सा, तो आरवी निकालेंगे, जो किन के लिए, ऑप्टिंग फॉर कन्वर्जन जो लोग जा रहे हैं। तो रिडेम्पशन प्राइस क्या होगा मेरा, 100 इंटू 1.25 इंटू 1.02 इज़ 127.5, जो मैंने आपसे बोला। नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्या है, 50,000, तो मेरा प्राइस आया, टोटल वैल्यू आ गया, रिडेम्पशन वैल्यू आ गया कितना, इन दोनों को इंटू करो तो ये आएगा 63,75,000, 63,75,000। तो हायर क्या आया सर, मेरा ऊपर वाला इक्विटी वाला हायर। तो फार्मूला में पुट करो, आंसर आ गया ना। फार्मूला क्या है, केडी का, ये रहा फार्मूला, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कौन सा लेंगे, अब रिडेम्पशन वैल्यू मैं ले रहा हूँ ये वाला रिडेम्पशन वैल्यू मैंने लिया। 50 लाख में माइनस क्या, ये 50 लाख क्या है सर, नेट प्रोसीड जो ऊपर मैंने कैलकुलेट किया था। नंबर ऑफ ईयर्स 5 रहेगा, डिवाइड करो इसको, इस फार्मूला में पुट करो, आपका आ गया 15.08 एस के डी, 15.08 आ गया आपका के डी। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है 15.08 के डी कैसे आया। हाँ, अब के डी निकाल लो वापस, कैलकुलेट द के डी। हम कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड के अंदर, कहीं लिखा होगा मैंने, ये रहा अप्रॉक्सीमेशन मेथड के अंदर चल रहे हैं हम अभी पूरा। कैलकुलेशन ऑफ के डी नॉट ऑप्टिंग फॉर ना, आपको डबल मेहनत करवा रहा है, क्वेश्चन लेंदी है, 5 नंबर डिजर्व नहीं करता है, क्वेश्चन 10 नंबर का आना चाहिए था, क्वेश्चन आपसे मेहनत बहुत करवा रहा है। अब आपको बोल रहा है भाई नॉट ऑप्टिंग फॉर कन्वर्जन वालों के लिए निकालो, तो फॉर्मूला में पुट करो, के डी कैसे आएगा। अब मैंने कर दिया यहाँ पे फेस ओरिजिनल फेस वैल्यू पे सारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो 10 रुपये का इंटरेस्ट, टैक्स रेट माइनस किया, रिडेम्पशन वैल्यू 127.5 आया था, इशू 100 पे करेंगे हम, डिवाइड बाय 5 नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड कर दो वापस, ये फार्मूला को ऊपर से यहाँ पुट कर दो, आगे 11.43, डन। अब आ जाओ वाईटीएम में, कैलकुलेशन ऑफ केडी अंडर वाईटीएम अप्रोच के अंदर केडी कैसे निकलेगा, किसके लिए, ऑप्टिंग फॉर कन्वर्जन के लिए। हम बात करें 2 टाइप के लोग होते हैं, एक ऑप्टिंग फॉर कन्वर्जन है, एक नॉट ऑप्टिंग फॉर कन्वर्जन। हम केडी निकाल रहे हैं, कितने % लोग ऑप्ट कर रहे हैं, कितने % लोग नॉट ऑप्ट कर रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन में वो वेटेज जो था ना 75% और 25% वाला वेटेज वाली बातें जो लिखी हुई थी वो यूज़ नहीं आ रहा है। मतलब अगर 99% और 1% भी होता ना तो भी आप सेम सारी मेहनत करते हैं। अब हम कर रहे हैं इसको फुल फिगर्स में सॉल्व। क्या ईयर 0 पे मुझे रुपया मिल रहा है 50 लाख। द ब्यूटी इज़ कि आप इसका साइन उल्टा नीचे कर सकते हो, अगर इसको नेगेटिव लिखते तो इसको पॉजिटिव लिखना पड़ता फिर। बट कंसेप्चुअली राइट क्या है, 50 लाख मुझे आज मिला, 3,75,000 का इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स। बच्चे बहुत 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 बार यहाँ मिस्टेक करते हैं कि ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है, पर मंथ पेमेंट जाते हैं, EMI पेमेंट जाता है, ये मैं भूल जाता हूँ उसको पोस्ट टैक्स करना। वाई माय फ्रेंड्स, इसको नहीं भूलना। मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ, मैं बोलने के बाद भी कुछ बच्चे गलती करके आएंगे।
लिख लो कहीं पे, कॉपी के पीछे पॉइंट्स बना लिया करो कि रैंडम यूजुअल मिस्टेक्स विच आई डू वाइल आई प्रैक्टिस एंड आई विल नॉट डू दैट इन माई एग्जामिनेशन हॉल, ऐसा हेडिंग दो एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स करके लिखना चालू करो. एंड इन दैट मेंशन दिस पॉइंट दैट व्हेन आई विल कैलकुलेट YTM, व्हेन आई विल कैलकुलेट KD, व्हेन आई विल कंसिडर द इंस्टॉलमेंट्स, आई विल कंसिडर इट पोस्ट टैक्स एंड नॉट प्री टैक्स. समझ में आ गई? सच सच बोलो, समझ में आया? हाँ. तो ईयर 5 में मैं क्या ले रहा हूँ, 80,40,000 क्यों ले रहा हूँ मैं? बिकॉज मेरा रिडेम्पशन वैल्यू है ये, और रिडेम्पशन वैल्यू इज़ हायर ऑफ व्हाट, रिडेम्पशन वैल्यू एंड इक्विटी शेयर वैल्यू. तो इक्विटी शेयर वैल्यू को ही लेना पड़ा. मुझे देखो पता था, मैंने स्मार्ट वर्क किया, मैंने देखा 15.08 वॉज द आंसर. मुझे मालूम था आंसर, क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो समवेयर बिटवीन 15-16 के रेंज में ही आएगा. तो मैंने ना छोटे फिगर्स पे हिट लगा दिए. एक 14% पे हिट लगाया कि 15 है तो 14 से कम नहीं जाना चाहिए और 17 से ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए. तो 14-17 पे हिट लगाया. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चाहिए था, मिल गया मुझे. ऑलवेज ट्राई, ICI फॉलोज, ICI बिलीव्स, ICI फोकसेस कि आप जब हिट एंड ट्रायल लगाओ तो जब आप 14% पे या जो भी लोअर रेट पे हिट करो और जब अपर रेट पे हिट करो तो एक वैल्यू आपका नेगेटिव आए और एक वैल्यू आपका पॉजिटिव आए. डिपेंड करता है आप किसको पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर करते हो. तो अभी मैंने जब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू को इनफ्लो कंसिडर किया है तो मेरा लोअर वैल्यू जब लगाऊंगा, मैं जब लोअर इंटरेस्ट रेट से हिट करूँगा तो मेरा क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आएगा. ना नॉर्मल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं है. आप एग्जाम हॉल में इतना स्ट्रेस मत लेना. आप जैसे भी साइन यूज़ करो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके आ जाना बस, ठीक है. अगर इंटरपोलेशन में जिस तरीके से मैं आपको सिखाया वही लगा मैंने अप्रोच यूज़ किया. वापस रिपीट कर देता हूँ कि 14% पे और 17% के बीच में मेरा आने वाला था. इंटरपोलेशन कर रहा हूँ मैं, IRR निकाल रहा हूँ तो मेरा क्या आता है, ये 0 आता है वैल्यू. मेरा क्या आता है, नेट NPV 0 आएगा. 14% पे -4,60,000 आ रहा था और 17% पे +1,34,000 आ रहा था. तो समवेयर बिटवीन देम हैज़ टू बी द आंसर. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको पुट किया. क्या किया मैंने, x - 14 डिवाइड बाई 0 - 4,60,135, तो ये प्लस हो गया ऑटोमेटिकली, इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस माइनस दिस. इसको सॉल्व करोगे तो 16.32. नाउ योर आंसर्स विल वेरी. ऑब्वियसली दिस इज इंटरपोलेशन, तो आपका आंसर 16.32 हो सकता नहीं आए अनटिल एंड अनलेस आप 14% और 17% यूज़ करो. Suppose a student is using say 15% or a 16% and a 17% or a 15% and a 17%, तो because of approximations, because of variations, उसका आंसर राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा सा इधर उधर आएगा. ICI will consider that, don't you worry. इवन ICI के सोल्यूशंस के साथ अगर मेरे सोल्यूशंस मैच करो ना तो मुझे जितना याद है वो मैच करेंगे नहीं. वो मैच करेंगे नहीं बिकॉज उनका अलग कुछ एस्टिमेशन था, उन्होंने अलग कुछ लेके हिट किया होगा, मैंने कुछ अपने तरीके से सॉल्व किया. तो इट विल वेरी. इट्स नॉट अ रीज़न फॉर वरी. हाँ, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न. YTM निकालना, नॉट ऑप्टिंग फॉर कन्वर्जन. YTM निकालना किसके लिए, जो लोग कन्वर्जन ऑप्ट अब नहीं कर रहे. वेरी इजी. वापस मेहनत लेकिन करना पड़ेगा. इस बार मैंने फेस वैल्यू पे कर दिया आपके लिए कैलकुलेट. आप कर लोगे, आपका आंसर अब आ जाएगा. फटाफट से गो थ्रू करना तो गो थ्रू कर लो, नज़र घुमाना नज़र घुमा लो. इसमें समझाने लगा और कुछ रहा नहीं. आगे बढ़े प्लीज़, 1 घंटा हो गया, मैं आगे बढ़ना है. डन. 3, 2.5, 1.5, 0.5, 0.1, 0. चलो डन. आओ मेरे साथ. क्वेश्चन 1C में, क्वेश्चन 1C क्या बोल रहा है. क्वेश्चन 1C आ गया लेवरेज. लेवरेज देख के आग चमक जाता होगा ना. सच सच बताना मुझे सर, लेवरेज देख के हमें जो मज़ा आता है हम बताएं, आपको बता नहीं सकते. जो कॉन्फिडेंस आता है कि ये क्वेश्चन तो हम बना ही लेंगे पेपर में, और कुछ बना पाए ना बना पाए. बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत प्यारा, बहुत इजी, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ये लोग. फॉलोइंग डेटा. अब आप लोग खुद समझो कि हमारा मॉक टेस्ट पेपर का स्टैंडर्ड क्या था. केस स्टडी जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आया था दैट वाज गुड. उसके अलावा पेपर में कोई जान नहीं है. इंस्टॉल कैपेसिटी 4,000, 75% ऑफ द कैपेसिटी अब प्रोडक्शन हो रहा है. सेलिंग प्राइस 30, वेरिएबल कॉस्ट 15. इससे कंपेयर करें ना, मॉक टेस्ट पेपर 1 का एक आधा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा था. RTP का क्वेश्चन बहुत अच्छे था, वो ज़रूर सॉल्व करना. रिवीजन टेस्ट पेपर का उसका वीडियो भी मैंने डाल के रखा है, उसका आप रेफ़र करना. फिक्स्ड कॉस्ट का 2 सिचुएशन है, कैपिटल स्ट्रक्चर का 2 प्लान दिया है. आपको बोल रहा है कि सबके अंदर तुम मुझे निकाल के ये सारे तीनों चीज़ दे. इतना इजी बच्चा क्वेश्चन है. देखो ये टेबल का फॉर्मेट देख लो बस एक बार. मैंने ना ये फॉर्मेट यूज़ किया, मेरा एक टेबल में सॉल्व हो गया क्वेश्चन. ICI ने जो सॉल्व किया होगा उसने मल्टीपल टेबल बनाए होंगे, आई एम श्योर. सो आपको क्या बनना है, स्मार्ट.
इसलिए मैंने आपके लिए बोला कि मैंने खुद सॉल्व करके आपके लिए सॉल्यूशंस मैंने लेके आया, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आप एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हो. दिस इज़ अ प्रेजेंटेशन विच यू कैन डू इन योर एग्जामिनेशन, और आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल. दिस विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, बिकॉज मेकिंग टेबल्स, मेकिंग दोज, सी these lines are not important while you make tables. बट ये लाइन के बिना ना आपको खुद को ऑप्टिकली अच्छा नहीं लगता, बहुत बार आपको कंफर्ट नहीं आता सॉल्व करने में. मैं जानता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ बच्चों को जो तकलीफ होती है कि भाई वो टेबल का लाइन नहीं बनता ना, जब तक वो डंडा नहीं टनता तब तक वो मन को वो नहीं आता कि यार हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फ्लो नहीं बैठता है. तो जब हम एग्ज़ाम में टेबल बनाएंगे ना, अलग अलग टेबल बनाने बैठेंगे ना, तो ये सब चीज़ में बहुत टाइम जाता है. नहीं जाना चाहिए मैं जानता हूँ, बट जाता है. सो इट इज़ व्हाट इट इज़, अपने को समझना है. और एक टेबल में ये प्रेजेंटेशन देखो, फाइनेंशियल प्लान ए कंसिडर हो गया, बी आ गया. अब दोनों में दो सिचुएशन आ गए, सिचुएशन 1 2. अब मैंने सारा चीज़ को यहाँ पे बस क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे ढालता गया. सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 4000 इंटू, देखो इंस्टॉल कैपेसिटी इतना है, 75% का मेरा सेल्स होता है, तो 4000 इंटू 75% इंटू 30, 4000 इंटू 75% इंटू 30. वेरिएबल कॉस्ट आएगा वापस 4000 इंटू 75 इंटू 15 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आ गया कंट्रीब्यूशन. इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं हम. लेवरेज का क्वेश्चन आएगा तो इनकम स्टेटमेंट ज़रूर बना के आना है. मेरे साथ हो कि नहीं अभी तक आप लोग का ध्यान है कि नहीं, बता दो एक बार कमेंट करके कि सर हम आपके संग बने हुए हैं, हमें समझ में आ रहा है, वीडियो सेशन मज़ा आ रहा है कि नहीं. प्लीज़ कमेंट तो करो ताकि हम भी इंटरेक्ट कर पाए. लेस फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुआ, अब नेक्स्ट वी विल रिड्यूस व्हाट, वी विल एलिमिनेट, वी विल रिड्यूस द फिक्स्ड कॉस्ट. क्वेश्चन में दिया हुआ है. सिचुएशन ए में 15 है, इसमें 20 है, डायरेक्टली दिया हुआ, डायरेक्टली पुट करो. सिचुएशन ए में, सिचुएशन 1 में रादर 15 है, यहाँ 15 और यहाँ 15 और यहाँ 20 और यहाँ 20. EBIT आ गया. अब हमारा आएगा इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, डेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, 10,000 पे 20% और 5,000 पे 20%. तो 10,000 पे 20% अंडर फाइनेंशियल प्लान ए, और इसमें 20%, इसको कैलकुलेट करो. आ गया EBT आ गया. अब हमारा आ गया सीधा फार्मूलास लगाओ और डॉल DFL DCL निकाल लो. EBT तक आ गया. आगे सॉल्व करने का दरकार है क्या. इस क्वेश्चन में जो इक्विटी वाला पॉइंट दिया है, दिस इज़ नॉट, अगर ये देता नहीं ना तो भी चल जाता, मतलब इक्विटी का कोई यूज़ नहीं है, टाइम पास के लिए दिया, टाइम पास नहीं करना. ठीक है. अब आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हो, डॉल DFL DCL कैलकुलेट हो जाएगा. समझ में आ गई मेरी बात. डॉल DFL DCL कैलकुलेट कर लोगे, अब आप इजीली आगे बढ़ेंगे हम लोग. आओ मेरे बच्चों, क्वेश्चन 2 में एंटर करेंगे. क्वेश्चन 2 में हम लोग एंटर करने वाले हैं. क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, अप्लाइंग वॉल्टर्स मॉडल, मतलब आगे डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन. ये क्वेश्चन ना अच्छा क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन ना वो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगा नहीं था, थोड़ा सा आपसे आपका एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग मांगता था क्वेश्चन. क्या वॉल्टर मॉडल समझते हो या नहीं समझते हो. वॉल्टर मॉडल का क्या फार्मूला था, वॉल्टर मॉडल क्या बोलता था कि रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज़ करके अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम पैसे लगाते हैं, तो मेरा रिटर्न मेरा कॉस्ट से बेसी होता है, रिटर्न मेरा कॉस्ट से कम होता है, रिटर्न मेरा कॉस्ट से मैच करता है. कॉस्ट मतलब KE. अगर मेरा रिटर्न KE से बेसी है तो मुझे क्या डिविडेंड देना चाहिए. मेरा ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी तब क्या होता था, 0. अगर मेरा रिटर्न क्या होता था, KE से कम होता था, तो मेरा ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी बोलता है भाई तू सारा डिविडेंड ही दे दे, तू रिटेन अर्निंग से काम कर रहा है, तू रिटर्न कमा नहीं पा रहा, तो तू क्या कर रहा है, तू काम कर, तू भाई डिविडेंड में ही पैसा बांट दे. और अब मेरा रिटर्न और कॉस्ट ऑफ KE सेम होता था, तब फिर डिविडेंड से फ़र्क नहीं पड़ता था भाई, रिटर्न और कॉस्ट ऑफ KE तो सेम ही है. ये बोलता था वॉल्टर मॉडल. क्या फॉर्मूला था वॉल्टर मॉडल का, वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकालते थे हम, डिविडेंड प्लस अर्निंग्स माइनस डिविडेंड इनटू रिटर्न डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी. समझ में आई मेरी बात. ये मेरा फॉर्मूला था वॉल्टर मॉडल का, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया मैंने आपको. अब बोल क्या रहा है, एनालाइज करो क्या, वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग एन ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी. कौन बताएगा, आप लोग बताओ. ये डेटा दिया हुआ है, इसके हिसाब से बताओ कि कंपनी क्या ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रहा है क्या. कैसे करोगे, अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन में, फटाफट से. वी विल नॉट रश थ्रू माय फ्रेंड्स. वो मुझे फटाफट करके आपको 1 घंटा में कंप्लीट करा के कोई मज़ा नहीं आएगा, आपको भी मज़ा नहीं आएगा, मुझे भी मज़ा नहीं आएगा. मैं चाहता हूँ आप लोगों को समझ में आए, से आप सीखो, सोचो पहले खुद. कैसे यू विल एनालाइज वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग एन ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी, बताओ. डेटा देख रहे हो, अर्निंग्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, तो अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगा, अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगा. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ, डिविडेंड दिया हुआ, तो डिविडेंड पर शेयर भी आ जाएगा. मतलब कंपनी इज पेइंग सम डिविडेंड. प्राइस अर्निंग्स रेशो दिया हुआ है, तो इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा. कैसे, KE इज इक्वल टू 1/P, पता है अपने को,
तो 1/12.5 करोगे तो शायद 8% आता है, 8% आता है ये। नाउ अब क्या करोगे, के ई आ गया 8%, रिटर्न निकाल सकते हो, आर निकाल सकते हो। आर कैसे आएगा, रिटर्न आएगा मेरा। मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है 20,000, इक्विटी शेयर का एक एक का वैल्यू दिया हुआ 100, तो टोटल इक्विटी कितना आएगा मेरा 20,000 इंटू 100, इंटू 100 कितना आएगा 20 lakhs, और मेरा अर्निंग्स दिया हुआ 2 lakhs, तो मेरा आर आ गया कितना मालूम है 2 lakhs बाय 20 lakhs विच इज़ 10%. I am seeing that my return is more than my KE. My return is more than my KE. So should I give dividend or should I don't give dividend? मेरा रिटर्न आया 10%, ठीक है ना। मेरा आर 10% है, KE 8% है, रिटर्न ज़्यादा आ रहा है कॉस्ट से, तो डिविडेंड तो देना ही नहीं चाहिए, बट द कंपनी इज़ पेइंग डिविडेंड। तो ये आपको समझना है और ये एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आपको लिखना होगा। अब आप दिखा दो मैं आपको सोल्यूशन, आ जाओ। वॉल्टर मॉडल का मैंने पहले फार्मूला लिख दिया, ईपीएस मैंने निकाल दिया, प्राइस मैंने निकाल लिया। कैसे आएगा प्राइस 10 इंटू 12.5, मेरा पी रेशो दिया हुआ था, अर्निंग्स मिल गया तो प्राइस आ गया। डिविडेंड पर शेयर मैंने निकाल दिया, डिविडेंड पे आउट रेशो आ गया इससे। कैसे आया कि 7.5 आउट ऑफ 10, तो 75% का पे आउट हो रहा है। मैंने के ई निकाल दिया 8%, पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं अब। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने निकाला आपके सामने आर 10%। एज पर वॉल्टर अब क्या बोलता है, आर अगर के से ज़्यादा है तो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी 0 होना चाहिए, बट द कंपनी का क्या है 75% है, देयरफॉर द कंपनी इज नॉट फॉलोइंग एन ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी एज पर वॉल्टर। प्राइस एट जीरो डिविडेंड पॉलिसी क्या कैलकुलेट करोगे, प्राइस एट जीरो डिविडेंड पॉलिसी निकाल के दोगे उसको, बिकॉज आप बोल रहे हो कि 0 होना चाहिए डिविडेंड, तो डिविडेंड 0 होना चाहिए, तो डी 0 प्लस 10 माइनस 0 इंटू 10 बाई ये बाई 8% करोगे तो प्राइस आएगा 156.25, जो कि अभी 125 चल रहा है। सो बाय फॉलोइंग एन ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी यू कैन इंक्रीज द मार्केट प्राइस पर शेयर। समझ गए, इजी था क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट था, नॉट द ट्रेडिशनल वॉल्टर मॉडल का क्वेश्चन की फॉर्मूला लगाओ आंसर आ गया। कंप्यूट पी रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। सो इजी कि जितना मेरा आर है उतना का ही मेरा क्या होना चाहिए, के ई होना चाहिए, तो मेरा क्या होगा डिविडेंड पॉलिसी का इम्पैक्ट नहीं होगा। तो के ई अगर आ गया तो 1/के कर देंगे तो पी आ जाएगा। देख लो आर और के ई सेम होना चाहिए और पी आ जाएगा 1/10, तो अगेन इट इज 10। डन। थर्ड, विल योर डिसीजन चेंज इफ द पी रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5। तो भाई कर दो उसको, फॉर्मूला में लगाओ, पी अगर 8 है तो के 12.5 हो गया, उल्टा हो गया, तो मेरा शेयर प्राइस हो जाएगा 76। शेयर प्राइस हो जाएगा मेरा 76, बिकॉज मेरा आर क्या है, मेरा रिटर्न कम है, मेरा के ज़्यादा है, मेरा रिटर्न कम है, मेरा के ज़्यादा है, मेरा प्राइस हो गया अब घट के 76। फार्मूला में मैंने पुट किया, डिविडेंड मैंने लगाया 7.5 का, सारा चीज़ को पुट करो, आ जाएगा आपका प्राइस 76। डन है, समझ में आ गई क्या बात, आगे बढ़ेंगे। Therefore the share price will come down to ₹76 as per model। मैं जो ये लिखता हूँ कमेंट्स, ये कमेंट्स पे आपको लिखने हैं, ये कमेंट्स हम अपने लिए लिख रहे हैं क्या सर, नहीं, हम आपके लिए लिखते हैं ये कमेंट्स। मैं लिखता हूँ ये कमेंट तो आपको भी लिखना है, कमेंट का भी बहुत बार एक नंबर मिलता है, तो प्लीज़ सिर्फ यहाँ तक मत करना, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट में समझा के आना, इम्प्रेस करना अपने एग्जामिनर को। क्वेश्चन 2B में आ जाऊँ, ये भी डिसेंट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन 2B। जो नॉर्मल सा हम आते थे ना कैपिटल स्ट्रक्चर का, उससे थोड़ा हट के थोड़ा सा कंसेप्चुअल टेस्टिंग करने का चाहत रखता है ये क्वेश्चन, ताकत रखता है ये क्वेश्चन। क्या बोलता है, जॉर्डन लिमिटेड, कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना भाई, हैज़ NOI ऑफ 5 लाख, 5 लाख का मेरा NOI दिया हुआ है, NOI दिया हुआ है 5 लाख, टोटल कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है 50 लाख, मेरा वैल्यू ऑफ फर्म दिया हुआ है 50 लाख, तो मेरा के आ जाएगा कितना मालूम है 10%। ड्यूरिंग द करेंट ईयर कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू इंट्रोड्यूस द डेट फाइनेंसिंग, अभी तक डेट फाइनेंसिंग नहीं था, इसलिए जो था सिर्फ के था, के और के सेम, एंड एज वेरियस ऑप्शंस फॉर द सेम, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, कंपनी को डेट इंट्रोड्यूस करना है, टोटल कैपिटल ना 50 लाख रहेगा, ये इंपॉर्टेंट कैच था। बहुत लोगों को डाउट हो सकता है कि ये जो डेट से ना 50 लाख का कैपिटल ब्रीच हो जाएगा, नहीं, टोटल कैपिटल 50 लाख ही रहेगा। अगर 5 लाख का डेट आएगा तो इक्विटी कितना हो जाएगा 45 लाख, ये आएगा 10 लाख तो इक्विटी हो जाएगा 40, ऐसे करके आपको कैलकुलेट करना है 35, 30, 25 और 20। ठीक है, इक्विटी का क्या चेंजेस आएगा वो आपको समझना होगा। इंटरेस्ट रेट दे दिया, इक्विटी का रेट दे दिया, के ही दे दिया आपको,
नो टैक्स अज्यूम करने बोला, मतलब कि टैक्स आपको नहीं अज्यूम करना। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, आपका मेहनत कम हो जाता है जब टैक्स नहीं बोलता। तो एमएम अप्रोच में आपको कौन सा लगाना होगा? सेकंड पार्ट में विदाउट टैक्स वाला। विदाउट टैक्स वाले एमएम अप्रोच याद आ रहा है क्या? कराएंगे, रुको। एंड द फर्म ऑलवेज मेंटेन बुक्स एट बुक वैल्यू, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ डेट टू बी एम्प्लॉयड बाय द फर्म एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। क्वेश्चन बोल क्या रहेगा? क्वेश्चन फुल स्क्रीन में आप लोग खुद देखो मेरे संग संग। क्वेश्चन बोल रहा है कि यू हैव टू अज्यूम नो टैक्स एंड द फर्म ऑलवेज मेंटेन बुक्स, और आपको बोल रहा है अमाउंट ऑफ डेट निकालो टू बी एम्प्लॉयड बाय द फर्म एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से निकालने बोल रहा है, निकाल लोगे क्या? ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से निकालने बोल रहा है, निकाल लोगे क्या? बताओ ना। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता था? एक बार आओ मेरे संग, मेरे संग आ जाओ। ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता क्या था सर? एक पेज में कराते हैं आपको। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता था? ग्राफ बनाएंगे सीधा। ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता था कि मेरा जो कॉस्ट है ना, मेरा ये कॉस्ट तीनों का बढ़ता चला जाता है। तीनों का कॉस्ट बढ़ता चला जाता है, के ओ और के डी। कि जैसे जैसे मैं कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ाता हूँ, मेरा क्या होता है? कॉस्ट बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब ये बढ़ता है ना, के ओ जब बढ़ता है ना, तो ये हल्का सा गिरता है, कांस्टेंट सा होता है, मिनिमम होता है, फिर बढ़ता है। मतलब कि कॉस्ट ऑफ डेट जब आता है, कॉस्ट ऑफ डेट जब आता है ना, कॉस्ट ऑफ डेट जब आता है तो वो चीप सोर्स होता है, तो मेरा ओवरऑल जो कॉस्ट है के वो घटता है पहले। फिर जिनी से जैसे 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 कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट कंपनी लेवरेज बढ़ाती जाती है, दिस इज व्हाट, दिस इज लेवरेज, दिस इज डेट। जैसे जैसे डेट बढ़ाते जा रही है ना, कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ते जा रहा है, तो मेरा के भी फिर बढ़ते जा रहा है। तो आपको बोल रहा है क्वेश्चन क्या मालूम है? क्वेश्चन आपको बोलता है कि अमाउंट ऑफ डेट टू बी एम्प्लॉयड एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है कि जहाँ मेरा कॉस्ट सबसे कम आएगा, वो मेरा क्या होगा? ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पुटिंग डेट। तो कैसे करोगे? ये वाला टेबल देखना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। बड़ा टेबल बना दिया मैंने, एक ही टेबल मैंने टारगेट किया आपके लिए कवर करने का, इसलिए हल्का बड़ा बन गया। आप चाहो तो उसको दो टेबल में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है? क्या बोल रहा है? डेट टू बी एम्प्लॉयड एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने आपको बताया कि जो मेरा केओ जहाँ सबसे मिनिमम होगा, उस लेवल पे जो डेट होगा ना, वो डेट अपने इंट्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट माई द कॉस्ट ऑफ द फर्म टू बी मिनिमम, रिटर्न शुड बी मैक्सिमम, कॉस्ट शुड बी मिनिमम। ट्रेडिशनल अप्रोच समझाया मैंने आपको। डेट है मेरा ज़ीरो, तो केडी है मेरा यहाँ पे ज़ीरो, 50 लाख का पूरा इक्विटी, 10% मेरा इक्विटी कैसे आया था मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। टोटल कैपिटल कैसा है? ए प्लस बी। ए क्या है? डेट, और बी है इक्विटी। वेट वाला चीज़ पर रुक जाओ, एक बार यहीं पर ही देखो, मैंने जो लाइन ड्रॉ किया उसके लेफ्ट में देखना बस, ठीक है? 5 लाख का डेट है, ये 6% गिवन है, तो ये 45 लाख हो गया, ये भी गिवन है, तो ये 50 लाख टोटल रहेगा। 10 लाख का डेट हो गया, ये गिवन है, तो ये 40 लाख हो गया, बिकॉज 50 लाख टोटल रहेगा। और ये मेरा के क्या है? 11% हो गया, ये भी गिवन है। ये सब चीज़ गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये भी इजीली कैलकुलेट कर जाता है, ये गिवन है, ये टोटल पता ही है। अकॉर्डिंगली टोटल कैलकुलेट हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब इस लाइन के राइट साइड में देखना, वेट क्या है? वेट ऑफ इक्विटी निकालना है। तो इक्विटी का वेट कैसे निकालते हैं सर हम? 10% इक्विटी का वेट आया, 10% इक्विटी का वेट आया मेरा। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो प्लीज़। वेट मेरा टोटल में होना चाहिए कितना? टोटल में वेट होता है 1, टोटल में वेट होता है 1 मेरा हमेशा। टोटल में हमेशा वेट क्या होता है मेरा सर? 1 होता है। तो मेरा वेट जो इक्विटी और डिबेंचर का मिला के आएगा, 0.9 प्लस 0.1 करोगे, अगर 0.9 प्लस 0.1 करोगे तो 1 आएगा टोटल वेट। तो हर बार आपको आपका ये वेट मैच करना पड़ेगा, हर बार आपको आपका वेट मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी ना ये आपका हो गया 1, शायद ये 1.1 नहीं होगा, ये होगा 1, हमेशा ध्यान रखना। तो 0.1 था, 0.9 हुआ, 0.8 हुआ, 0.7 हुआ, ऐसे करके आपका वेट क्या हो रहा है? घटते जा रहा है, और अकॉर्डिंगली वो वाला पोजीशन लेते जा रहा है मेरा डिवेंचर। अब आप कैलकुलेट कर लोगे के ई इंटू डब्ल्यू ई। के ई इंटू डब्ल्यू ई क्या करोगे आप? कैलकुलेट कैसे करोगे? के ई निकाल पता है आपको, ये डब्ल्यू ई पता है, ये तो ये निकल जाएगा। के ई इंटू डब्ल्यू ई कर लोगे, आ जाएगा।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट लगाते हैं ना, नॉर्मल डब्ल्यू जब टेबल बनाते हो तो क्या करते हो भाई, यही तो करते हो। जब नॉर्मल डब्ल्यू का भी टेबल बनाते हो तो यही तो करते हो, क्या अलग करते हो। यहाँ पे इक्विटी रहता है, उसका वेट आता है कुछ 0.05 मान लो, ऐसा कुछ। फिर डिवेंचर रहता है, उसका वेट आएगा 0.05 मान लो। फिर यहाँ पे कॉस्ट आएगा और आप यहाँ का क्या करते हो, दोनों को इंटू करते हो, कॉस्ट इंटू वेट करते हो ना। अब यहाँ पे कॉस्ट आएगा मान लो 10%, 6%, तो दोनों को इंटू करके जो आएगा फिर टोटल करते हो तो डब्ल्यू आता है। यही तो करते हो माय फ्रेंड्स, आप लोग यही तो करते हो। प्लीज़ टेल मी यस और नो में जवाब दो प्लीज़। यही तो करते हो सर? हाँ करते तो यही है। वही मैंने किया, के ई इंटू डब्ल्यू निकाला, के डी इंटू डब्ल्यू डी निकाला, दोनों को जोड़ दिया तो मेरा आ गया टोटल में, मेरा टोटल कॉस्ट आ गया। वापस समझाता हूँ। डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, के डी दिया हुआ है क्वेश्चन में, इक्विटी क्या आएगा आपका, टोटल 50 लाख का कैपिटल है तो डिचार्ज डेट है, माइनस करते चलो तो इक्विटी आ जाएगा। दिख रहा है ना सबको? हाँ, टोटल कैपिटल आ गया 50 लाख। वेट निकाल लिया सबका आपने इजी, 50 लाख बाय 50 लाख, 45 लाख बाय 50 लाख, 40 लाख बाय 50 लाख, तो ये वेट आ गया। डिवेंचर का वेट निकाल लिया कैसे, 5 लाख बाय 50 लाख, 10 लाख बाय 50 लाख, 15 लाख बाय 50 लाख, इसका वेट आ गया। के ई इंटू डब्ल्यू ई निकालते हो हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए के ई इंटू डब्ल्यू ई निकालते हैं हम। समझ में आ रही है ना बातें? हाँ सर। के इंटू डब्ल्यू ई निकालोगे तो कैसे आएगा, 0.01, 0.0945, 0.088, कैसे आया ये, के ई कहाँ गया, ये रहा के ई, ये रहा डब्ल्यू ई। इन दोनों को इंटू करोगे, इन दोनों को इंटू करोगे तो आपका आएगा के इंटू डब्ल्यू ई। सिमिलरली के डी इंटू डब्ल्यू डी निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखो जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाया ना, ये मेरा क्या होता है, जो मेरा ये बढ़ता है घटता है हल्का सा, फिर बढ़ता चला जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है ग्राफ में, ऐसे करके बढ़ता चला जाता है। देख लो ये बढ़ता चला जाएगा, ये घटा और फिर ये बढ़ता चला जा रहा है, स्टीपली बढ़ रहा है। फिर समझ में आ गई बात? हाँ। सो वही बोल रहा है, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच वी चूज द डेट लेवल एट विच द के ओ और डब्ल्यू सी सी इज मिनिमम, दैट फॉर एट 9.77%। इस पर डेट लेवल कितना है देख लो, 15 लाख। समझ में आया? कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा था ना? यस। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इफ एम एम इज फॉलोड। अब एम एम फॉलो होता है तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट क्या है, के ओ 10% है मुझे मालूम है, ठीक है ना। अब दिस इज के ओ इज इक्वल टू के ई यू एल। के ई यू एल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर एन अनलीवर्ड फर्म। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। वैल्यू ऑफ अ फर्म in mm without tax model is what, value of a firm for a levered company is equals to a unlevered company। ठीक है, ये हमको याद है, ये हमको सीखा था हमने। now cost of KO, cost overall cost of capital of a company, overall cost of capital of a company is what, girls give me a second my friends, sorry, so क्या बोल रहा था मैं, overall cost of capital of the firm KO और cost of equity of an unlevered company सेम होगा, बिकॉज कंपनी में लेवरेज नहीं है तो दोनों का कॉस्ट सेम होगा। समझ में आ गई बात? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर लेवरेज हो गया, डिबेंचर आ गया, एम विदाउट टैक्स मॉडल में क्या बोलते थे हम, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ लीवर्ड कंपनी, KEL, उसका फॉर्मूला क्या था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ अनलीवर्ड कंपनी जो होगा वो तो है ही, प्लस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड कंपनी माइनस कॉस्ट ऑफ डेट, जो एडिशनल कॉस्ट हम जो हमारा एडिशनल कॉस्ट लगता है वो, इनटू मेरा डेट बाय इक्विटी रेशियो। क्या मेरा डेट और बाय इक्विटी रेशियो का मिक्स है, उसको इनटू कर देते हैं तो टोटल जो आएगा सॉल्व करके, दैट विल गिव मी व्हाट, दैट विल गिव मी माय कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ लीवर्ड कंपनी। तो अब आपको वही निकालने बोला है, एम विदाउट टैक्स बोला है, बिकॉज क्वेश्चन में दिया था टैक्सेस नहीं है। डेट कैसे कैसे होगा दे दिया, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, तो मेरा इक्विटी कैसे से घटेगा वो आ गया। डेट बाय इक्विटी रेशियो आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस करके। KD आपको ऊपर से आ रहा है, KEL आपको कैसे निकालना है, अब इस फार्मूला से निकालना है। एक तो मैंने करके दिखा दिया, बाकी सब आप वैसे ही फार्मूला से निकाल सकते हो। तो दिस इज़ योर सोल्यूशन, दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन वांट्स फ्रॉम यू। कैसा लगा ये क्वेश्चन? है गुड क्वेश्चन, ये ख़राब क्वेश्चन नहीं बोलेंगे हम इसको, फिर भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन में उस कैटेगरी में ढालते हैं कि भाई ये फिर भी तो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन की कैटेगरी में फॉल करता है। कैसा लगा, समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, कोई डाउट होगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। नीचे दिए हुए डिटेल्स आप व्हाट्सएप करना, मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है, फिक्र की बात नहीं है, बता दूंगा मैं आपको। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3A, लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ योर मॉक टेस्ट पेपर।
ये आया रेशियो का क्वेश्चन, जो कि दिया पता कितना, 8 नंबर का रेशियो का क्वेश्चन दे दिया। मतलब क्या करता है ये लोग भी कभी कभी समझ नहीं आता। 8 नंबर का रेशियो का क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, क्वेश्चन 3 है। मॉक टेस्ट पेपर का फॉर्मेट पूरा हेवायर हुआ है, ऊपर नीचे किया गया, ऐसा एग्जाम में देगा नहीं। आई फील सो एग्जाम में ये फॉर्मेट में क्वेश्चन में नहीं आएंगे। रेशियो 8 नंबर का देता नहीं है, 5 नंबर 6 नंबर 4 नंबर का में घुमाता है, 5 नंबर ही देता है। बट ठीक है, क्वेश्चन भी अच्छा था। क्वेश्चन वही रेशियो में जो आता है, हमेशा बैलेंस शीट बनाओ, सेम क्वेश्चन है, डेटा दिया हुआ है कुछ। एक ध्यान रखना, करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिया हुआ था। क्वेश्चन में ये डेटा दिया हुआ है बहुत सारा, इसके हिसाब से बैलेंस शीट बनाना है, और 360 डेज बोला है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री 20% मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री भी दिया है, एक तो लाइन, ठीक है। नाउ यू हैव टू डू दिस। मैं आपको बताऊँ, मेरे को ना ये रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन जब आता है ना, मेरे को तो ये एकदम, मतलब आई ट्रीट इट एज अ ट्रेजर हंट, कि आपको हिंट्स देता जाता है, क्लूज़ देता जाता है, एक एक करके आप वो क्लूज़ को यूज़ करो, एक एक करके दरवाजे खोलते चलो, मतलब एक एक रेशियो फाइंड आउट करते चलो, एक एक वैल्यूज़ कैलकुलेट करते चलो, और नेक्स्ट दरवाज़ा खुलता चला जाएगा। तो एकदम ट्रेजर हंट के जैसे इसको सोच के इमेजिन करो, फ़न के जैसे पढ़ाई करो यार, इट्स लाइक अ फ़न। कि रेशियो वाला क्वेश्चन तो मस्ती वाला क्वेश्चन आता है, मतलब कंपटीशन कर रहा है इंस्टीट्यूट, टेस्ट ले रहा है मेरा कि तू ट्रेजर हंट कर पाएगा कि नहीं। तो वैसे समझो, ठीक है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन, मैं बताऊँ आपको। आप खुद से कोशिश करते हैं, करो पहले प्लीज़ इस क्वेश्चन में एटलीस्ट करो, आपको इंटरेस्ट आएगा, दिमाग चलेगा कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। बेसिक सेंस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, कोई नॉलेज नहीं चाहिए। रेशियोज आपको याद रहते हैं सारे, मुझे मालूम है, बस पुट करो, बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लिक्विड रेशो दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि लिक्विड रेशो मैं तेरे को दे रहा हूँ, गाइस क्वेश्चन बोल रहा है मैं लिक्विड रेशो तेरे को दे दिया। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे कोई? क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़। क्विक एसेट्स क्या होते थे सर? क्विक एसेट्स का मतलब होता था मेरे जो करंट एसेट्स होते थे उसमें से मैं इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देता था, बिकॉज वो मेरे को तुरंत कैश में लिक्विडेट जल्दी नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसको यूज़ कर सकता हूँ मैं। करंट रेशो दिया हुआ है मेरा, करंट रेशो क्या? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ मेरे पास है 2,80,000, मतलब आई एम सॉरी, आई हैव टू स्टार्ट विद करंट रेशो ओनली। अब लिक्विड रेशो सेकंड स्टेप था, ठीक है। करंट रेशो से सुनना आप, करंट रेशो में मैं बोल रहा हूँ सी ए बाई सी एल। सी ए बाई सी एल में सी एल आपके पास दिया हुआ है 2,80,000, सी ए बाई सी एल का वैल्यू 3.5 दिया हुआ है, तो करंट एसेट्स टोटल में आपके पास आ गए। करंट एसेट्स टोटल आपके पास आ गए। अब आपके पास लिक्विड रेशो दिया हुआ है। लिक्विड रेशो में आपको पता है करंट एसेट्स जो टोटल आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया, माइनस इन्वेंट्री करोगे क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में है नहीं, माइनस इन्वेंट्री करोगे, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़ करोगे तो आपको दे देगा लिक्विड रेशो। अब आपको वो यूज़ करना है। अब उससे आपको क्या मिल जाएगा मालूम है आपको? उससे आपको मिल जाएगा आपका इन्वेंट्री का अमाउंट। कैसे मिल जाएगा इन्वेंट्री का अमाउंट सर? एक एक करके दिखा के करते हैं, रुको, ऐसे समझ नहीं आएगा, बहुत नंबर्स थ्रो हो जाएंगे आपके ऊपर। मैं बोल रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 1 से मैंने स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पे बनाया बैलेंस शीट पूरा, वर्किंग नोट रेफरेंसेस दे दिए, सारी चीज़ आपके लिए करके रखी है, आपको बस सुनना है, आपको बस सुनना है भाई। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स करना है। कैसे? करंट रेशो है सी ए बाई सी एल, सी ए बाई सी एल से मेरे को करंट एसेट्स मिल गए टोटल, बात खत्म। क्विक रेशो है सी ए माइनस इन्वेंट्री बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री मतलब क्या हुआ कि सिर्फ रिसीवेबल्स, कैश और शॉर्ट टर्म, ये 3 चीज़ बचे थे मेरे बैलेंस शीट में। ये तीनों क्या है मेरे? 5,60,000। ये तीनों का वैल्यू कितना है? 5,60,000, बिकॉज लिक्विड रेशो दिया हुआ था। नाउ दिस माइनस दिस इज व्हाट? इन्वेंट्री। दिस माइनस दिस इज व्हाट? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मेरे को मिल गया, इन्वेंट्री मेरे को मिल गया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो वगैरह दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये देख लो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो वगैरह दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो दिस विल बी हेल्पफुल। आगे बढ़ो। अब मैंने निकाला क्या? सी ओ जी एस। मेरे को लगा सी ओ जी एस में निकाल लूँगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। सी ओ जी एस बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्वेश्चन में दिया हुआ था क्लोजिंग स्टॉक इज 20% मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक पे 20% मोर देन इज क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक इज 3,50,000। ओपनिंग स्टॉक इज 3,50,000, मतलब 4,20,000 में डिवाइड कर दो 1.2 से, तो 3.5 लाख आएगा ओपनिंग स्टॉक। समझ में आया कैसे आया? एवरेज इन्वेंट्री होता है, इसलिए ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन में जानबूझ के वहाँ दिया हुआ था, वरना बच्चे इसको क्लोजिंग स्टॉक लेके सॉल्व कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। सी ओ जी एस कैसे आएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, इनटू करेंगे हम एवरेज इन्वेंट्री, तो ये आ गया सी ओ जी एस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा आ गया 23,10,000। अब मेरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है जीपी रेशियो जो है ना भाई, जो तेरा जीपी रेशियो है ना 1/5 ऑन सेल्स है। अपने को पता है कोई चीज़ अगर 1/5 ऑन सेल्स है तो दैट मीन्स दैट इज़ 1/4 ऑन
कॉस्ट। 1/5 ऑन सेल्स इज एज गुड एज 1/4 ऑन कॉस्ट। कॉस्ट अभी हमने निकाला 23,10,000। कॉस्ट अभी हमने निकाला 23,10,000। कहाँ गया सर, ये रहा 23,10,000। अब हमारे को पता है जीपी इज़ 1/5 ऑन सेल्स और 1/4 ऑन कॉस्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरा 1/4 ऑन कॉस्ट 5,77,500। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? मेरा 1/4 ऑन कॉस्ट से मैंने निकाल दिया ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब 1/4, इसका लॉजिक मालूम है ना, 4 रुपये का कॉस्ट था, 1 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, तो 1/5 ऑन सेल्स होता है, वो उस लॉजिक से बनता है। ठीक है, सेल्स इज व्हाट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट गिव्स यू सीओजीएस, ये अपने को पता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस सीओजीएस, इन दोनों को ऐड कर दो तो सेल्स आ गया। एक एक करके दरवाजे खुलते चलने बस। अब आ जाओ डेटर्स कैलकुलेशन में, डेटर कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। डेटर टर्नओवर रेशियो कैसे निकाल सकते हैं हम, 360 डिवाइडेड बाय कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड दिया हुआ था क्वेश्चन में, कलेक्शन पीरियड क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो टर्नओवर रेशियो आ गया 12 टाइम्स। कलेक्शन पीरियड दिया हुआ था, कहाँ दिया हुआ था देखो, 30 डेज, तो 12 टाइम्स आ गया, 360/30 12 टाइम्स। ठीक है, डेटर कैसे निकाल सकते हैं, सेल्स बाय टर्नओवर रेशियो। बेसिकली टर्नओवर रेशियो क्या होता है, सेल्स बाय डेटर्स, तो डेटर्स हुआ सेल्स बाय टर्नओवर रेशियो। तो इतना हमारा सेल्स था, ये हमने अभी निकाल लिया, तो मेरा डेटर्स आ गया। मेरे पास डेटर्स आ गया। अब मेरे को कैश और शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस का वैल्यू चाहिए, तो मेरे को करंट एसेट्स का एक एक फिगर का वैल्यू मिल जाएगा। बट अभी मेरे को कोई और हिंट नहीं मिला जब मैं सॉल्व कर रहा था। मैं अपने हिसाब से अपने स्टाइल से सॉल्व कर रहा हूँ, अपने हिसाब से लिबर्टी है इसमें सॉल्व करने का। अब मैं पहुँच गया फिक्स्ड एसेट्स में। मैंने यहाँ पे देखा कि नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। मैंने बोला मेरे पास सेल्स है, नॉन करंट एसेट्स में सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स मिल गए, बिकॉज इस बैलेंस शीट में और कुछ था नहीं। एज फिक्स्ड एसेट्स आर द ओनली नॉन करंट एसेट्स, तो मैंने यहाँ पे वो प्लॉट किया, तो फिक्स एसेट्स का वैल्यू भी मेरा कैलकुलेट हो गया। मेरे पास फिक्स एसेट्स आ गए, टोटल करंट एसेट्स मेरे पास स्टेप 1 में आ गया, तो मेरे पास टोटल एसेट्स आ गए। टोटल एसेट्स आ गए तो टोटल लाइबिलिटीज़ भी अब आ गई, समझ में आ गई। कैलकुलेशन ऑफ कैश, कैश कैसे निकालेंगे ना, वन सिंपल थिंग। क्वेश्चन में बच्चों को तकलीफ हो सकती है, मिस हो जाता है। कैश एसेट रेशियो इज इक्वल टू कैश रेशियो। कैश एसेट रेशियो इज सिनोनिमस टू कैश रेशियो। मतलब कैश फॉर टोटल एसेट्स इज नॉट कैश एसेट रेशियो। मतलब आई नो पीपल इसमें मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैश एसेट रेशियो इज सिनोनिमस टू कैश रेशियो। याद रहेगा ना बात, कहीं लिखना तो लिख लेना ये बात। ऑलवेज रिमेंबर दैट कैश एसेट रेशियो इज सिनोनिमस टू कैश रेशियो। डन। अब हम निकालेंगे कैश बाय करंट लायबिलिटीज कैश रेशियो। तो कैश का वैल्यू आ गया, करंट लायबिलिटीज तो पता ही था। अब कैश आ गया, रिसीवेबल्स आ गया था, इन्वेंट्री आ गया था, टोटल करंट एसेट्स भी आ गया था, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस क्या है मेरा बैलेंसिंग फिगर। देख लो ये मेरा आ गया था, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो ये क्या है बैलेंसिंग फिगर, बिकॉज ये टोटल तो मालूम हो गया था। डन। एसेट साइड कंप्लीट हो गया, लायबिलिटी साइड में एंटर कर जाओ, ये टोटल मिल गया, यहाँ से ये टोटल आ गया, ये गिवन था इसलिए मैंने ब्लू से लिखा है इसको। ये तीनों कैलकुलेट करेंगे अब हम कैसे, देखो। प्रोप्राइटरी फंड्स हमने कैलकुलेट करना है। प्रोप्राइटरी फंड्स के लिए प्रोप्राइटरी रेशियो होता है। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है कि जो मेरा ओन्ड कैपिटल्स होता है ना, इक्विटी और रिजर्व, उसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे, मैं टोटल एसेट से। दैट इज़ द प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो से मेरे को इक्विटी प्लस रिजर्व्स मिल गया, बिकॉज टोटल एसेट्स मुझे मालूम थे। अब आ जाओ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्किंग नोट नंबर 8, जहाँ कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अपने करने वाले, अपने सीखने वाले। मेरे संग एक बार देखना ये वाला स्टेप। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, ये यूज़ जनरली देता नहीं है क्वेश्चन में, बच्चे भूल जाते हैं। कोई भी कवरेज रेशियो को याद कैसे करना है, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो याद करने के लिए सिखा रहा हूँ बस। इक्विटी डिविडेंड कवर कहाँ से होता है, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो ना, इक्विटी डिविडेंड कवर कहाँ से होगा, इक्विटी डिविडेंड इनकम स्टेटमेंट याद करो। इक्विटी डिविडेंड कहाँ पे आता है, लास्ट में आफेश से कवर होता है। आफेश क्या था, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो एग्जाम में पूछ लिया, सर आपने इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो सिखाया था, हमें वही याद था, प्रेफरेंस डिविडेंड याद नहीं। भाई सारा एक ही लॉजिक है। प्रेफरेंस डिविडेंड कवर कहाँ से होता है, पैट से। जो जहाँ से कवर होता है वही होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो पैट से कवर होता है, पैट से माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड बाय पैट डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड कवर होता है किससे, आफेश से, तो आफेश डिवाइड बाय इक्विटी डिविडेंड। याद रहेगा, जो जिस चीज़ से कवर होता है, जो जिससे कवर होता है वो न्यूमरेटर, और जो जिस चीज़ का कवरेज रेशियो बोला वो डिनोमिनेटर। तो अब आ गया मेरा आफेश क्वेश्चन में गिवन था, मेरा कवरेज रेशियो भी गिवन था, तो इक्विटी डिविडेंड आ गया, इक्विटी डिविडेंड आ गया, इक्विटी डिविडेंड गिवन था, सॉरी इक्विटी डिविडेंड गिवन था, कवरेज रेशियो गिवन था, तो आफेश आ गया। आफेश मेरा आ गया 5,25,000। अब उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल सकते हैं इजीली हम, कैसे,
बिकॉज मेरा यहाँ पे देखो EPS दिया हुआ था 3 रुपया पर शेयर, तो 5,25,000/3 इज बट माई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैंने आफेश से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटू अर्निंग पर शेयर मेरा आफेश होता है। आफेश क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटू अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए आफेश बाय अर्निंग पर शेयर क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए। फेस वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था हर शेयर का 10 रुपया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया 17,50,000। ऊपर हमें कैलकुलेट करके रखा था दोनों का मिलाकर टोटल, तो रिजर्व्स आ गया। अब रिजर्व्स आ गया अलग से, इक्विटी आ गया अलग से, करंट लायबिलिटीज़ मालूम था, टोटल करंट लायबिलिटीज़ मालूम है बिकॉज टोटल करंट एसेट्स मालूम है, तो लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स क्या आ गए मेरे? बैलेंसिंग फिगर। कैसा लगा क्वेश्चन? ये आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया? समझ में आया? बताओ, डिड यू लाइक दिस क्वेश्चन और नॉट गाइस? प्लीज़ टेल मी। देखना, देखो अच्छे से यहाँ पे देख लो। लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स क्या? बैलेंसिंग फिगर। ट्रेजर हंट था कि नहीं? रेशियो एनालिसिस पूरा का पूरा, हाँ सब पूरा ही ट्रेजर हंट करा दिया आपने। तो दिस इज़ वेरी इजी। रेशियो एनालिसिस हमेशा मुझे इजी लगता है कि एक 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 करके स्टेप करते चलो, वर्किंग नोट बनाते चलो, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चलेगा, एक न एक दूसरे को यूज़ करता जाता है। डन है? कंप्लीट करें, एक बार देख लेते क्वेश्चन पेपर। अब हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज फॉर 2 मार्क्स। आजकल ना 8+2 का क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है। Jan 25 में भी 8+2 का दिया था, जहाँ पे कुछ एंजल फाइनेंसिंग वगैरह पूछ लिया था 2 नंबर के लिए। तो ये वाला चीज़ पूछता है। IRR से इजी शॉर्ट आप लोग के लिए कुछ होगा नहीं, आप लोग इजीली लिख सकते हो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। NPV 0 होता है IRR में। हम इंटरपोलेशन लगाते हैं, हिट एंड ट्रायल यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का आप लिख सकते हो। फार्मूला दे देना, ये वाली बातें लिख देना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब आ गया लास्ट क्वेश्चन जो थ्योरी क्वेश्चन है FM पोर्शन का। FM पोर्शन का थ्योरी पोर्शन में आ गए हम। लीजेस का पूछ लिया, जो चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है सारे लीजेस का बारे में, वो आप यहाँ पे दिया हुआ है, आपसे एक करके पूछ लिया। जैसे सेल्स एंड लीज बैक क्या होता है? सेल्स एंड लीज बैक क्या होता है कि आपने सेल किया एंड देन उसको आपने लीज में वापस ले लिया। आपने किसी को कोई मटेरियल सेल किया, आपने ये कैलकुलेटर किसी को सेल किया और फिर लीज में कैलकुलेटर वापस ले लिया। सो बेसिकली इसमें कोई एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री या गुड्स या कमोडिटीज़ कुछ नहीं होते। इट्स जस्ट अ बुक रिकॉर्ड्स में आपका बुक एंट्री पड़ती है, काम हो जाता है। तो इसको आपको आपके वर्ड्स में एग्जाम में लिखना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए आया था, एक मार्क्स के लिए ही आया है, तो उतना ही जस्टिस देना। 1 नंबर के लिए 3 पॉइंट तक लिखना, 4 पॉइंट तक मार्क्स, 3 पॉइंट तक लिखोगे तो भी सही का 3 पॉइंट लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। और यू नो इफ यू विल बीट अबाउट द बुश बोलते हैं ना, अगर वैसा करोगे तो 1 पन्ना भी लिखोगे तो हो सकता है मार्क्स ना मिले, तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा। लेवरेज लीज क्या होता है कि मैंने लेवरेज यूज़ किया, मैंने खुद ही थोड़े पैसे दिए, मैंने माल खरीद लिया, मैंने लेवरेज में माल खरीद लिया और फिर मैंने उसको लीज में दे दिया। मैंने क्या किया कि मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने गाड़ी लेवरेज करके ख़रीद ली और फिर उसको लीज़ में आगे दे दिया। या मैंने घर खरीदा, मैंने लेवरेज किया, मैंने लीज़ में, मैंने खुद ही फिनेंसिंग कराई पहले घर की और देन उसको मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, सब लीज़ कर दिया, लीज़ में आगे बांट दिया। तो ये क्या है? लेवरेज लीज़। सेल्स एड लीज़ क्या बोलता है? सेल्स एड लीज़ बोलता है कि मेरे इसमें लेसर का डबल फ़ायदा होता है। सेल्स एड लीज़ में, सेल्स एड लीज़ में लेसर का डबल फ़ायदा होता है। कैसे? कि वो किसी मैन्युफैक्चरर के संग बात करता है कि भाई मैं तेरा मार्केटिंग भी कर दूंगा और लीज़ में वो अपना मार्केटिंग करवा देता है मैन्युफैक्चरर से बात करके अपने लीज़ वाले जगह पे, और लीज़ का कमाई तो लेता ही है। समझ पा रहे हो कि वो मार्केटिंग करता, किसी कंपनी से बात करता है कि मैं लीज़ में जगह दे रहा हूँ, आपका वहाँ पे मार्केटिंग हो जा रहा है तो आप मुझे पैसा दो, और लीज़ जो लेसी है था उससे तो पैसा लेता ही है, तो डबल फ़ायदा है। क्लोज एंडेड ओपन एंडेड लीज मतलब कि वही कि एक्चुअल रिस्क एंड रिवॉर्ड ओनरशिप अगर रहता है तो वो क्लोज एंडेड है लेसर के पास। मतलब मैंने अगर घर है मेरा, कोई मेरे पास कोई फ्लैट है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मैंने उसको क्या किया? लीज़ पे दे दिया, एंड आफ्टर द एंड ऑफ द लीज़ वो प्रॉपर्टी तो मेरी ही रहेगी ना, प्रॉपर्टी तो उस लेसी की नहीं हो जाएगी, मैं लेसर हूँ। तो दैट इज़ अ क्लोज एंडेड लीज। ओपन एंडेड लीज में क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी लेसी का हो सकता है। समझ में आ गई चारों लीज? यस। 4 फीचर्स ऑफ डिबेंचर और बॉन्ड। सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया? मैं बताऊँ आपको, इस टाइप का क्वेश्चन भी ना मैंने आपकी किताब में रख के रखे थे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो चैप्टर है, मेरा किताब है ये FM डाइजेस्ट, दिस इज़ माई बुक। ये मैंने सारे कंसेप्ट खुद अपने हाथ से आपके लिए बनाए हैं। दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। स्टूडेंट का बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मुझे मिल गए हैं। इधर आप देखो, इसमें मैंने ना फीचर्स और डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स दिए थे। मुझे मालूम है कौन सा टॉपिक को एग्जामिनर बार बार पूछता है। चैप्टर 1 और 2 का थ्योरी पोर्शन के मैंने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया है, सिर्फ वो मैंने यहाँ पे इंकलकेट नहीं किया बिकॉज वो आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। बट चैप्टर के बीच में जो थ्योरी पूछ लेता है ना, जैसे इस टाइप का, वो मेरे बुक में आपको मिल जाएंगे, वो मेरे बुक में आपको यहाँ मिल जाएंगे। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ माई बुक। समझ में आया? सोच के देखो सर,
conflicts between profits versus wealth maximization principle. What is the overall objective, overall principle of our company, of our firm is to maximize the wealth. अपने को पता है, हमने सीखा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, बिकॉज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म फोकस देता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म फोकस देता है. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करने से प्रॉपर एलोकेशन, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कंपनी की वो अच्छी रहती है, उसको अचीव कर पाती है. ऐसे फ़ायदे आपको लिखने हैं थोड़े थोड़े करके. एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंसेप्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन. फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे को समझ नहीं आता इंस्टीट्यूट का कुछ कुछ टॉपिक होता है एकदम फेवरेट है, मतलब किसी का कोई फेवरेट कुजीन, कोई फेवरेट डिश होता है, वैसे ही कोई इंस्टीट्यूट का ये फेवरेट क्वेश्चन है ओवर कैपिटलाइजेशन. हर बार पता नहीं पूछ लेता है भाई क्या है ओवर कैपिटलाइजेशन की. भाई ज़्यादा कैपिटल तूने उठा लिया जितना तेरे को रिक्वायर्ड था, तेरे एसेट से बेसी वैल्यू तेरे कैपिटल की हो गए, अर्निंग्स का डिविडेंड तेरे कम है, ये सारी बातें ओवर कैपिटलाइजेशन के लिए. एक्सेस कैपिटल देन योर एसेट्स, दैट इज ओवर कैपिटलाइजेशन. आपकी क्षमता से बेसी आपने कैपिटल उठा लिया है, आप उतना यूज़ ही नहीं कर पाते हो, दैट इज ओवर कैपिटलाइजेशन. द वर्ड इट सेल्फ सेज इट्स मीन्स, राइट. डन है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एंटर करें, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंटर करें. बेसी टाइम नहीं लेंगे एसएम में, टेंशन मतलब बेसी टाइम नहीं लेंगे एसएम में, बिकॉज कि एमसीक्यू सॉल्व करा देते हैं 10 मिनट में, आपको एमसीक्यू सारे सॉल्व करा दूंगा मैं. एसएम में बेसी टाइम नहीं लेंगे, बिकॉज पूरा प्योर थ्योरी से फटाफट से दिखा देंगे बस आपको. सो लेट अस बिगिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मॉक टेस्ट पेपर का डिस्कशन. आर यू ऑल रेडी विथ मी गाइस? यस सर, वी आर रेडी विथ यू. केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो से शुरू करेंगे. 15 नंबर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा हमारा, 15 नंबर का एमसीक्यू पोर्शन आएगा, उसमें 10 नंबर का आएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, 5 नंबर का आएगा इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज. द फॉर्मेट इज सेम एज वी डिस्कस्ड इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो आई वांट ए फोकस हियर, बिकॉज एसएम में ना कुछ ट्रिकी एमसीक्यूज हो जाते हैं जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. फिर आप कमेंट करोगे, मैसेज करोगे, सर ये ऐसे नहीं, वैसे क्यों, वैसे नहीं, ऐसे क्यों. तो एक प्लीज़ मेरी बात सुनना, आपको समझ में आ जाएगा. कहीं नहीं समझ में आएगा देन डेफिनेटली यू विल रीच आउट टू मी. ठीक है, मेरी बात सुनो, मेरी बात प्लीज़ सुनना, प्लीज़ सुनो, प्लीज़ प्लीज़. हाँ, रेडी हो, तैयार हो, अटेंशन हो रहा, फोकस आ रही है? हाँ सर, सारा चीज़ हो रहा, बस पढ़ाते चलो. देखो, बेस्ड ऑन द अबव केस सिनेरियो आंसर द एमसीक्यूज. एसएम में मैं कभी केस स्टडी आज तक तो मैंने नहीं पढ़ी कि मुझे पूरी केस स्टडी पढ़नी पड़े. मैं डायरेक्टली यहाँ डीप डाइव करता हूँ. हाउ डिड राचीनी ग्रुप कंट्रोल क्वालिटी एंड कॉस्ट इन द स्पाइस बिजनेस. स्पाइस बिजनेस में क्वालिटी एंड कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया था? ऊपर आओ, कहीं पे लिखा होगा, ढूंढना पड़ेगा सर. क्वालिटी एंड कॉस्ट, दिस अलाउड देम टू कंट्रोल क्वालिटी एंड कॉस्ट. क्या अलाउ किया भाई? अब वो बस ये 2 लाइन में ही आंसर है. रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड वैल्यू एडिशन, राचीनी ग्रुप एक्सपैंडेड बाय इन्वेस्टिंग इन एक्वायरिंग स्पाइस फर्म्स एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़. ये रहा, इन्वेस्टिंग इन स्पाइस फर्म्स एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज. डन, ईजी है. नेक्स्ट, Rachini Group's emphasis on acquiring spice firms and processing facilities to gain supply chain control alliance with S in McKinsey 7S framework. कौन सा S है ये? इसमें तो मुझे केस स्टडी का दरकार ही नहीं, ऐसे ही बता दूंगा. कौन सा S है बताओ तो. स्टाफ है क्या? कोई स्टाफ तो नहीं है, कोई टैलेंट पूल की बात तो नहीं हो रही है, एम्प्लॉयज़ की स्किल्स की बात तो नहीं हो रही है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है क्या? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो नहीं है. कोई सिस्टम है क्या? डे टू डे ऑपरेशन की बात हो रही है क्या? कैसे डे टू डे काम होता है? नहीं, वो भी नहीं है. तो दिस हैज़ टू बी योर स्ट्रैटेजी. डन. हाउ डिड राचीनी ग्रुप गेन अ कंपेटिटिव एज इन द एक्सपेंशन एफर्ट्स. उनको कंपेटिटिव एज इन द एक्सपेंशन एफर्ट्स कैसे मिला था? कहीं पे तो दिया होगा. एक्सपेंशन एफर्ट का बात कहीं लिखता है, इसमें बस एक ही ढूंढना पड़ता है सर बहुत. एक्सपेंशन एफर्ट्स, हाई क्वालिटी स्पाइसेस की बात कर रहा है, अनवेवरिंग फोकस हो गया, ये सारी बातें तो ठीक है. As a result of the expansion and diversification, Rachini Group began to generating positive cash flows. This financial plan provided necessary क्या था? In cost for expansion, focus, strategic partnership and alliances. मिल गया. Focusing, strategic partnership and alliances. Done. Strategic alliances with royal families and politicians most likely helped Rachini Group through the threat of क्या? ध्यान से सुनिए, कोई अच्छा क्वेश्चन है. Strategic alliance बना रहा with royal families and politicians most likely helped the company to reduce the threat of what? Substitute products का threat तो इससे reduce नहीं होगा, bargaining power और buyers तो नहीं होगा, ये अपने को मालूम है. It's either C or D, right? कौन सा होगा guys? Now I want the answers from you all, please.
इज इट ऑप्शन सी और इज ऑप्शन डी? मैं किसी के संग अलायंस बना रहा हूँ, एक रॉयल फैमिली के संग, पॉलिटिशियंस के संग, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? मैं दूसरे लोगों के लिए क्या बना रहा हूँ? एंट्री बैरियर बना रहा हूँ। एंट्री बैरियर के जैसे एक्ट कर रहा हूँ मैं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस का थ्रेट को रिड्यूस करता हूँ। समझ गया? दूसरों की एंट्री बैरियर बन रही है ना। वाई वॉज राचनी ग्रुप्स इनिशियल विजन व्हेन इट वॉज फाउंडेड? उसका इनिशियल विजन क्या था जब वो फाउंड हुआ था? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। लोगों को यहाँ पे पता, लोग क्या गलती करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। Founded with a dream to bring the world's finest spices to kitchens worldwide, the group evolved in diversified conglomerate spanning industries from spices to car dealerships. आप देख रहे हो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। सडनली यू विल थिंक दैट कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है तो मतलब ये होगा डाइवर्सिफाई क्विकली इनटू अननेटेड बिजनेस, दिस वाज द विजन, आपको फील होगा। बट द ब्यूटी इज, कोई आपका अगला पैराग्राफ क्या बोल रहा मालूम है? क्लियर ऑब्जेक्टिव क्या था फ्रॉम इंसेप्शन। इंसेप्शन के समय जो मेरी ऑब्जेक्टिव होती है ना, वही मेरा विजन होता है। कि आज मेरा विजन क्या है, कि आज से मैं जब आज मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा विजन क्या है कि मुझे इंडिया में बहुत अच्छे लोगों को पढ़ाना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को केटर करना है। ये मेरा विजन है। एक अच्छा इंस्टीट्यूट बनाना है कि लोगों को एक अच्छा क्लास ऑफ एजुकेशन मिल सके एट एस क्लासेस, ये मेरा विजन है। सो मेरा विजन आज एट द इंसेप्शन क्या है? टू बिकम अ लीडिंग प्लेयर इन द स्पाइस ट्रेड इंडस्ट्री, तो दैट इज़ द विजन। तो लीडिंग प्लेयर, ये बी होगा इसका आंसर, नॉट ए। समझ में आया आपको? यस। आ जाओ एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज में आ जाओ। MNC is debating whether to invest significant time and resources in developing new strategic plans. Some argue it diverts attention from current operations. Strategic planning करनी चाहिए कि नहीं का बात हो रहा है। Despite being resource intensive, resource अच्छे हैं, उसके बाद it remains crucial for sustainable growth. What does the situation best illustrate? Strategic management ensures immediate profitability. No. Strategic management is time consuming but necessary. Yes. Operational efficiency is more important than strategic planning. Operational efficiency is more important than strategic planning. शॉर्ट टर्म फोकस लीड्स टू लॉन्ग टर्म सक्सेस, नहीं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी प्लानिंग, ऐसा तो नहीं है, बी होगा। आईसीआई ने क्या किया इसका आंसर देख ले एक बार। आईसीआई ने इसमें बी किया है कि कुछ और कर दिया? बी किया, ठीक है। नेक्स्ट मेंडलॉस मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है कोई, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए उनका कंसर्न है, उनका इंटरेस्ट है। विद द ओपिनियंस आर एक्नॉलेज्ड, दे लैक द अथॉरिटी, उनका पावर नहीं है, तो अथॉरिटी उन लैक कर रहे हैं, उनका पावर नहीं है टू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस। बट कंपनी क्या करती है? मॉनिटर्स देयर कंसर्न एंड एंगेजेस देम विथ नेसेसरी अपडेट्स टू मेंटेन इट्स रेपुटेशन। मतलब उनका क्या है? लो पावर और हाई इंटरेस्ट। ए डन। लास्ट वाला क्या है? पेस्टल का है। पेस्टल में क्या बोल रहा है? फार्मा कंपनी है, रेगुलेटरी प्रॉब्लम मिल रहे हैं उसको न्यू ड्रग के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रमोट लोकल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग वाइल डिजिटल एडवांसमेंट्स एंड ट्रांसफरिंग रिसर्च। पेस्टल इज रेलेवेंट टू द रेगुलेटरी अप्रूवल्स फॉर न्यू ड्रग्स। कौन सा है? ये दोनों तो नहीं है, मुझे मालूम है। ये दोनों में से कौन सा होगा बताओ? रेगुलेटरी बात होती है तो हैज़ टू बी लीगल। डन, समझ गए? डन है, एमसीक्यूज हो गए। 5 मिनट्स में अपने कंप्लीट कर देंगे डिस्क्रिप्टिव, इसमें कोई डीप डाइव करके बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की चीज़ नहीं है। स्मार्ट बच्चे हो आप लोग, कर लोगे, मुझे मालूम है। एसएम का मैंने अभी डिटेल में मैराथन अपलोड किया यूट्यूब में। इट्स अराउंड 11-11.5 आवर्स, समथिंग अराउंड 11 आवर्स, मतलब 11 घंटों का मैराथन मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड किया आपके लिए। इट्स अ वेरी कम्प्रीहेंसिव मैराथन जहाँ मैंने हर एक कंसेप्ट छुआ है, एक एक टॉपिक को पढ़ाया है, एग्जाम्पल दिया है, इलस्ट्रेशंस दिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए हैं, सिनेरियोज बनाए हैं आपके लिए, लिख के भी बताया है, बहुत सारे डायग्राम्स बनाए हैं, चार्ट्स बनाए हैं। तो प्लीज़ वो मैराथन रेफ़र करिएगा। जो चैप्टर में आपको डिफिकल्ट, आपको अगर पूरा नहीं चाहिए तो जो चैप्टर में डिफिकल्ट है ना, मेरा ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो है तो मैं बोलूँ आप पूरा मैराथन बैठ के देखो। आपको जो चैप्टर में डिफिकल्ट है, कोई पोर्शन में डिफिकल्टी होती है, तो जाके उस मैराथन में आप प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं। आप वो देख लोगे ना तो आपको लगेगा कि सर ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, फिर ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है सर, ये क्वेश्चन बड़े ही ईजी है। KSF की बात कर रहा है, क्वेश्चन क्या बोलता है? हाउ कंपनी अचीव अ सस्टेनेबल कंपीटिटिव एडवांटेज बाय लेवरेजिंग दिस फैक्टर्स। क्या बोलता है एक बार देख ले। ABC टेक इज अ लीडिंग स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर इज नेविगेटिंग हाईली कंपीटिटिव मार्केट वेयर इनोवेशन एंड कॉस्ट एफिशिएंसी आर की। Customers prioritize battery life, camera quality, seamless software integration when choosing a brand. कस्टमर को ये सारे फीचर्स चाहिए जब वो ब्रांड चूज़ करते हैं। To stay ahead, ABC Tech invests heavily in research and development, optimizes its supply chain for cost-effective production and enhances customer service. इतनी सारी बात लिख दिया बाबा। Identify the KSF for ABC Tech is based on industry conditions described. आपको ना ये कस्टमाइज आंसर लिखना होगा। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन जहाँ डायरेक्टली बुक से आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कट कॉपी पेस्ट करोगे तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे। आपको
आपको कस्टमाइज आंसर लिखना पड़ेगा KSF का। देख लो एक बार क्या बोल रहा है। प्रोडक्ट इनोवेशन उसका KSF है, कॉस्ट एफिशिएंसी है, कस्टमर एक्सपीरियंस है, ये सब उसके फ़ायदे हैं जो ऊपर वहाँ पे तारीफ़ कर रहा था। उसके बारे में एक एक लाइन लिख दिया बस। अब सस्टेनेबल एडवांटेज रखना है तो क्या करना होगा, फोकस R&D में करना होगा, सप्लाई चेन में रखना होगा और कस्टमर एंगेजमेंट में। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये आपका MTP में SM में ना ये 2-3 ही क्वेश्चन है जो ढंग के हैं, उसमें से एक ये क्वेश्चन था। बाद में तो आगे कुछ नहीं आएगा खास। क्वेश्चन भी सेकंड क्या बोलता है, कौन सा जेनेरिक स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई करो। ये 3 ब्रांड कोई ना कोई जेनेरिक स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं। जेनेरिक स्ट्रैटेजी क्या है पोर्टर के बताओ तो, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। फोकस में क्या हो सकता है, फोकस लीडरशिप, फोकस डिफरेंशिएशन, उसमें से कोई ना कोई कुछ ना कुछ लगा रहा है, वो आपको देखना है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ लगा रहा है, फटाफट देख ले। इको ट्रेंड क्या है, अ ग्रोइंग ई कॉमर्स कंपनी। इको ट्रेंड क्या है, ग्रोइंग ई कॉमर्स कंपनी competes with industry giants by offering premium eco-friendly products at high prices। ये क्या है, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी लगा रहा है। टारगेटिंग एनवायरमेंटली कॉन्शियस कस्टमर्स। मीनवाइल इट कंपटीटर बजट बाजार क्या कर रहा है, फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग लो प्राइस सर्विसेज, ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस। ये क्या कर रहा है, कॉस्ट लीडरशिप लगा रहा है। वोग विस्टा क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट इटसेल्फ थ्रू एक्सक्लूसिव फैशन फॉरवर्ड डिजाइन्स टू अट्रैक्ट ट्रेंड savvy कस्टमर्स। ये क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन लगा रहा है। देख लो, इको ट्रेंड करा था। इको ट्रेंड फोकस डिफरेंशिएशन पता क्यों कर रहा था, राइट। हल्का सा मिस हुआ, दिखा दो। इन्वायरमेंटली कॉन्शियस कस्टमर को टारगेट था सिर्फ, इसलिए फोकस डिफरेंशिएशन हो गया था वो। नेक्स्ट वाला क्या है, कॉस्ट लीडरशिप है। तीसरा नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, बिकॉज डिज़ाइन और फैशन तो सबको ही पसंद है। डन है बात। इधर देखो, नेक्स्ट और इनोवेशन पार्ट सी। अब मिड साइज IT फर्म डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम टू इनहांस कोलैबोरेशन एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस। क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन का बात पूछ रहा क्वेश्चन में, समझ में आ गया। क्या सीखा था हमने कल ही, मैंने जो आज ही रैदर वीडियो जो डाला आपके लिए मैराथन में, जिसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था, उसमें क्या बोला था, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले यू हैव टू बिगिन एट द टॉप, यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू बी रेडी फॉर डिस्ट्रप्शंस, यू हैव टू मिनिमाइज द डिस्ट्रप्शंस। वो सारी बात तो आपको लिखना पड़ेगा। बिगिन एट द टॉप, चेंज इज नेसेसरी समझाना होगा, डिस्ट्रप्शन को कम करना होगा, कम्युनिकेशन का बात बोला मैंने, रिकॉग्नाइज दैट द चेंज इज़ द ओनली कंटिन्यूअस प्रोसेस, दैट चेंज इज़ द नॉर्म, इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। जो वाली पॉइंट मैंने समझाई थी वही वाली समझ में आ गई। कैसे डिस्ट्रप्शन को कम कर सकते हैं कि ग्रेप फाइन सुनते हो, ग्रेप फाइन मतलब कॉर्पोरेट रूमर्स। ग्रेप फाइन जैसा कुछ छोड़ दो, इन्फॉर्मली बता दो लोगों को, पहले अर्लीली पहले बता दो, ट्रेनिंग दे दो, एजेंट्स बना दो, उनको एम्पावर करो, टीम लीडर्स बनाओ, वैसे वैसे चीज़ों को करो। डन है। नेक्स्ट नोवाटेक, सब एन से बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है। नोवाटेक, ये नेक्सोरा। नोवाटेक इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड एजुकेशनल टेक कंपनी इन इंडिया, जस्ट लाइक अ फिजिक्स वाला का IPO और आपको मालूम है कि नहीं, आज ही न्यूज़पेपर में आया, पढ़ते हो। यस, द कंपनी हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेल इन द ऑनलाइन लर्निंग इंडस्ट्री। द मैनेजमेंट ऑफ नोवाटेक प्राइवेट लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस बाय लॉन्चिंग अ लग्जरी स्किन केयर ब्रांड नेम ग्लो नोवा। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ग्रोथ स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय नोवाटेक। क्या ग्रोथ स्ट्रैटेजी नोवाटेक हमारा अडॉप्ट कर रहा है। नोवाटेक जो है ना, नोवाटेक एजुकेशन कंपनी में है। अब वो क्या करना चाह रहा है भाई, वो मेरे को ध्यान से देखो भाई। अब वो नोवाटेक जो स्किन केयर में जा रहा है, एजुकेशन कहाँ, स्किन केयर कहाँ, तो कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी लगा रहा है वो, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन लगा रहा है। कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन मतलब अनरिलेटेड बिजनेस में आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो। जैसे अगर टाटा ग्रुप का कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, टाटा ग्रुप तो लोग है ही कॉन्ग्लोमेरेट्स, उनकी तो बात ही छोड़ दो। तो बट जस्ट फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, टाटा ग्रुप एयर इंडिया में जा रहा है, या मेरा अडानी साहब जा रहे हैं सीमेंट में, रिलायंस साहब जा रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन में, कहाँ ऑयल कहाँ टेलीकम्युनिकेशन। तो दिस इज़ कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, राइट। उसके बारे में लिखना, आप लिख दोगे। बिजनेस का इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट, बिजनेस इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट हमने आपको सिखाया था। कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग, मॉनिटरिंग या मीटिंग कंपटीशन, डायरेक्शन देता है आपको, याद आ रहा है ये सब पॉइंट्स। देखो देखो, कंटिन्यूअस लर्निंग, डायरेक्शन देना, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को निकालना, इमेज बिल्डिंग करना, मीटिंग कंपटीशन, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट मेजर कोर कॉम्पिटेंसी CK प्रहलाद एंड वो गौरी, हमारे हेमल साहब, हेमल मैडम है साहब जो भी है वो, उनके लिए भी हमारे को बोल रहा मेजर कोर कॉम्पिटेंसी, इसके बारे में 3 पॉइंट लिखो। कौन कौन सा वो भी दे दिया भाई, कंपटीटिव डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू और एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स। तीनों के बारे में आप लिख दोगे, इजी टू दैट पॉइंट, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया। इनोवेशन लीड्स टू अननेसेसरी एक्सपेंसेस दैट डू नॉट गिव मेनी रिटर्न्स। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? नो। इनोवेशन का क्या फ़ायदे हैं, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, कंपटीटिव एडवांटेज हम लोग को देता है, ये सारे फ़ायदे हैं इनोवेशन के। देखो एक बार क्या करता है इनोवेशन,
सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कंप्यूटर एडवांटेज, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है मेरी। ये सारे क्या है फायदे हैं वो आपको लिखने हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। इतना डिटेल में मैंने आपको अभी चैप्टर नंबर 5 का मैराथन में बताया है कि आपको मज़ा आ जाएगा। फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन का क्या डिफरेंस है, दैट इज़ वेरी इजी। फॉर्मुलेशन क्या आता है, स्ट्रैटेजी बनाना, इनिशियल स्टेज पे डेवलप विजन करना, इंप्लीमेंटेशन करना है कि उसको एग्जीक्यूट करना ग्राउंड लेवल पे लोगों को बताना। देखो यहाँ पे में बनाया हुआ है डिफरेंस। इम्प्लीमेंटेशन इज़ लाइक एन ऑपरेशनल ग्राउंड लेवल का काम, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज़ लाइक थोड़ा सा हाई लेवल का काम, एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन काम होता है। डन है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक विजन, अब आप लिख दोगे व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट। एसेंशियल्स क्या थे स्ट्रेटेजिक विजन के, मैंने आपको क्या मेमोरी टेक्निक दी थी, फीड करा दूंगा आपको एसेंशियल स्ट्रेटेजिक विजन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, मैंने बताया भी था पढ़ाते समय। फीड कराने का मतलब एफ से स्ट्रेटेजिक विजन का एसेंशियल्स क्या, फ्यूचर, ई से एंथुसियाज्म, डी से क्या था सर हमारा फीड कराने के लिए, डी से डायरेक्शन, देखो एक बार, और एक और ई से क्या था सर एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमारा फीड कराने का मतलब। चार्ज खत्म हो गया सर हमारे लैपटॉप का, सॉरी गाइस। हाँ मेरे साथ फोकस। एसेंशियल्स मैंने क्या बोला, फीड करा दूंगा मैं आपको। फीड कराने का मतलब क्या है, एफ से फ्यूचर, ई से एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा ई से एंथुसियाज्म, लास्ट फीड है डायरेक्शन देना। डन है। अब अपने वर्ड्स में लिख लोगे। डिस्टिंग्विशन, विजन एंड मिशन तो सबसे फेवरेट एरियाज है आईसीआई के। विजन एंड मिशन का डिफरेंस है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बुक में ना एक्सप्लिसिटली दिया नहीं है, बुक में क्लियरली विजन मिशन का डिफरेंस दिया नहीं है, तो आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ से पढ़ लो, आपको एक स्टैंडर्ड आंसर मिल जाएगा, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन अ विजन एंड अ मिशन, एंड यू कैन ईजिली राइट दिस आंसर इन एग्जामिनेशन हॉल। यू डोंट नीड टू थिंक, रिकॉल एंड देन राइट, बिकॉज यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स इन दैट। आई एम श्योर कि आप जितना भी सोच के समझ के लिखोगे ना, आपको प्रॉपर वो आंसर नहीं बन पाएगा, बुक में नहीं दिया वैसे। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप ये आंसर यहाँ से पढ़ लो, आईसीआई का जो आंसर है वो देख लो। You will get that knack of what ICI wants, and then accordingly you will be able to answer. Done है, we have completed our chapter, we have completed our mock test paper discussion. So कैसे हो आप लोग सर, कैसा लगा सेशन, मज़ा आया? MTP का पूरा डिस्कशन FM SM दोनों का कर लिया इन less than 2 hours हमने। I hope so you enjoyed it. मैंने सारे चीज़ आपको बता दी, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए। आपका काम है अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, हमारी भी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के संग वीडियो को शेयर करना, ताकि मॉक टेस्ट पेपर का सॉल्यूशंस वो भी एक्सेस कर पाए। PDF अगर चाहिए जो मैंने डिस्कस किया वो सारे PDF आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल में, लिंक कहाँ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में। आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर योर एग्जामिनेशंस। आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए। आई नो यू विल डू वेल, जस्ट गिव जस्टिस टू योरसेल्फ कि मैंने अपना बेस्ट दिया, ये फीलिंग मेरे को रहनी चाहिए एग्ज़ाम के बाद। ऐसा नहीं रहना चाहिए सर कि खुद ही फील आ रहा था कि काश मैं उस समय ये कर लेता, रिजल्ट वाले दिन ना ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, कि ऐसी आनी चाहिए कि अच्छा हुआ मैंने उस दिन मौज मस्ती नहीं बट पढ़ाई कर ली। मौज मस्ती करेंगे अपने यार, एग्ज़ाम तो दे दे पहले, इंटर तो क्लियर कर ले पहले। समझ में आ गई क्या बात? यस। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स, कीप वेल, स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ।